आज है वायदा कारोबार के एक्सपायरी का दिन और आखिरी 1.5 घंटा रहेगा बेहद एक्शन भरा। ढेर सारी खबरें हैं और साथ ही एक्सपायरी का उतार चढ़ाव भी। तो क्या कुछ रिकवरी आएगी या फिर दबाव बढ़ेगा, लेंगे इस सवाल का जवाब। फाइनल ट्रेड में आप सबका स्वागत है। नमस्कार, मैं हूं अनिल सिंघवी। नमस्कार, मैं हूं दीपांशु भंडारी। हफ्ते की एक्सपायरी है, बाजार में तेज उतार चढ़ाव सर तो चल ही रहा है और हम बात भी करते हैं, पर इन सभी हफ्तों में एक चीज जो लगातार एक कंसिस्टेंट रही है वो है जी बिजनेस की लीडरशिप। और एक बार फिर से सर टॉप पोजीशन पर ही हैं। आपको और पूरी टीम को बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन सर। शुक्रिया दीप, लेकिन मैंने फैसला किया है इस हफ्ते से और अब आगे अभी इन नंबर्स पे बहुत ज़्यादा बात नहीं करेंगे। देखिए, सिंपल चीज़ है, हमारे दर्शक जानते हैं, आप जानते हैं, हम जानते हैं। और ये आंकड़ों में क्या है कि ये वैसा ही वाला मामला है। आपने वो कहावत सुनी ना कि जहाँ 4 स्टैटिस्टिशियंस खड़े होंगे तो वहाँ 5 राय निकल कर आएगी अलग अलग। हर चैनल चाहे तो अपने अपने तरीके से नंबर्स को किसी पर्टिकुलर समय के लिए, किसी पर्टिकुलर दिन के लिए, किसी पर्टिकुलर उम्र वर्ग के लिए करके ये दे सकता है कि वो नंबर बने। संभव है, हर एक बना सकता है परमुटेशन कॉम्बिनेशन। और स्पेशली जब आपके पास पुराना इतिहास हो, बहुत लंबा चौड़ा, जहां आप किसी भी पुराने हफ्तों के डेटा निकाल कर भी दे सकते हैं, उनको करंट डेटा के साथ मिलाकर भी कर सकते हो। इसलिए ये मैं आखिरी बार आपसे डिस्कस कर रहा हूँ आज आंकड़ों पर। हाँ, कभी बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी परफॉर्मेंस आई, उस दिन आप और मैं दोनों चीयर्स भी करेंगे, सेलिब्रेट भी करेंगे। लेकिन ठीक है, अब नेक टू नेक जब डेटा होता है ना, 2% 4% ऊपर नीचे, उसमें ये सब चीज़ें चलती है। तो मैं दर्शकों को है ना इन सब चीज़ों में नहीं लाना चाहता। हमारे दर्शक हमें प्यार करते हैं, भरोसा करते हैं, विश्वास करते हैं, देखते हैं, उतना काफ़ी है। ये सब डेटा सेल्स और मार्केटिंग वालों के काम के हैं, एडिटोरियल के काम के नहीं। तो हम एडिटोरियल वाले लोगों को छोड़ देते हैं। बस आइए काम की बात करते हैं। बिल्कुल सर। तो काम की अगर बात करें तो इस समय के जो अहम ट्रिगर्स है सर, वो क्या है, एक बार पहले बता दीजिए, फिर बाजार पर थोड़ी चर्चा करेंगे। तेज उतार चढ़ाव होता हुआ दिखा है। 10,000 के पास टिकने की कोशिश निफ्टी की होती हुई दिख रही है, लेकिन लगातार तेजी के बाद बैंक्स और फाइनेंशियल जो पिछले 3-4 दिनों से बड़ी तेजी की लीड कर रहे थे, आज रिकवरी के बाद जो कमजोरी है उसकी लीडरशिप भी वहीं से आती हुई दिखी है। आईटी, फार्मा, सरकारी बैंकों से बाजार को सहारा मिलता हुआ दिख रहा है। लेकिन रिलायंस में लगातार चौथे दिन तेजी है और राइट्स इशू को रेस्पॉन्स अच्छा मिलने के बाद शेयर रिकॉर्ड ऊंचाई पर पहुंचता हुआ दिख रहा है। यूरोप के बाजार 1% गिरकर खुले थे, अब हल्की फुल्की रिकवरी होती हुई दिख रही है। और आगे बढ़े उससे पहले एक बार आप मुझे पूरे दुनिया भर के बाजारों का मैं आपको बता भी दूं। 60 पॉइंट के आसपास डाउ फ्यूचर्स नीचे ट्रेड करते हुए दिख रहे हैं। तो हल्की सी कमजोरी डाउ फ्यूचर्स में, मिला जुला सा कारोबार यूरोप में है, एकदम सुस्त सा, बहुत तेजी नहीं, बहुत मंदी नहीं। और हमारे अभी कमोबेश वैसा ही हाल है। दीप। बिल्कुल अनिल जी। और जो इंटरेस्टिंग चीज़ है बाजार में सर, अभी लगभग 1.5-2 घंटे पहले एक काफ़ी तेज़ गिरावट आती हुई देखी, और स्पेशली जिस तरह से बैंक निफ्टी में गिरावट आई थी, अब थोड़ी रिकवरी आई है निचले स्तरों से। 20,500 के ऊपर होल्ड कर रहा है, 10,000 निफ्टी भी होल्ड कर रहा है सर। पर जो सुप्रीम कोर्ट की ऑब्जर्वेशंस हैं या कुछ कमेंट्स हैं आरबीआई से लेकर, और ये जो मॉरेटोरियम पर पूरी सुनवाई चल रही है उसको लेकर, वहां से चिंता जरूर बढ़ी है बाजार में। और तब भी जब ये कमेंट्स आए थे सर, तो हमने काफ़ी तेज़ गिरावट देखी। किस तरह से रीड कर रहे हैं सर? क्या इसका आगे भारी दबाव पड़ सकता है बाजार पर? दीप, इस चीज़ का जवाब दूं उससे पहले मैं आपसे एक गुजारिश करूंगा कि आप एक बिगुल बजा दें कल के 2000 का। वो बिगुल बजाएं और उस बिगुल के बाद में मैं आपको इसका पूरा एनालिसिस देना चाहता हूं। बिल्कुल, तो बिगुल बजाते हैं अनिल जी के लिए कल के 2000 का। जी सर, मैं वैसे समझ तो गया आप किस डायरेक्शन में पॉइंट कर रहे हैं, पर बताएं सर। दीप, देखिए, 20,575 के आसपास बैंक निफ्टी इस वक्त ट्रेड कर रहा है स्पॉट लेवल पर। इसे शॉर्ट करने की राय है। 20,575 बैंक निफ्टी
आपका स्पॉट लेवल पर है, यहाँ पर शॉर्ट करने की राय है और बेहद छोटा स्टॉप लॉस रखना है। और वो छोटा स्टॉप लॉस आपका होगा 20,650 का, बिल्कुल छोटा सा। अगर 20,650 का स्टॉप लॉस ट्रिगर हो जाए तो हो जाने दीजिए, सिर्फ 75 पॉइंट की रिस्क रखिए और उसके बाद में आपको वापस फिर अगर ऐसा हुआ तो ऊपर में शॉर्ट करने की राय दूंगा। क्यों दूंगा वो पहले समझ लीजिए, लेकिन फिलहाल 20,650 के, ये मैं स्पॉट लेवल से आपको दे रहा हूँ, 20,650 के स्टॉप लॉस के साथ आप बेच दीजिए। अब क्यों दे रहा हूँ, आज जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा वो बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत अलार्मिंग है बैंकों के लिए। क्या कहा है सुप्रीम कोर्ट ने? सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है भाई कि जो भी मॉरेटोरियम पीरियड है, इस अभी लॉकडाउन वाले पीरियड में 6 महीनों में जिन लोगों ने बैंक से मॉरेटोरियम की गुजारिश की है कि भाई हमें मॉरेटोरियम दे दीजिए, इस मॉरेटोरियम के दौरान जो कुछ भी ब्याज लिया जाना है वो ब्याज नहीं लिया जाना चाहिए। पहली लाइन जो सुप्रीम कोर्ट ने की है वो डराने वाली, कि लोगों की ज़िंदगी ब्याज से ज़्यादा बढ़कर नहीं, जो कि बिल्कुल सही है। बिल्कुल अगर आप आम जनता के लिहाज से, कंज्यूमर के लिहाज से, जिन लोगों ने कर्ज लिया उनके लिहाज से देखेंगे तो एकदम सही है कि इस वक्त लोगों की जान बचना जरूरी है और सुप्रीम कोर्ट ने वो मानवीय आधार पर ये अपना स्टेटमेंट दिया है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये कि अगर 40 लाख करोड़ रुपए के लोन्स मोरेटोरियम में है और अगर आप 9% के हिसाब से उसे गिने तो लगभग पौने और 6 महीने का अगर आप मोरेटोरियम का ब्याज गिनते हैं तो 1.25 लाख करोड़ से 2 लाख करोड़ का ब्याज बनता है। अब ये 1.25 लाख करोड़ से 2 लाख करोड़ का ब्याज अगर समझिए सुप्रीम कोर्ट में, अब अगली सुनवाई 12 जून को है, 12 जून को समझिए सुप्रीम कोर्ट ये फैसला देता है कि ये ब्याज बैंकों को नहीं लेना चाहिए। ठीक है, अब ये निर्देश किसको देगी सुप्रीम कोर्ट? सुप्रीम कोर्ट ये निर्देश देगी सरकार को। अब सरकार को ये डिसाइड करना है सुप्रीम कोर्ट के बोलने के बाद कि ये ब्याज नहीं लेना है। अब इसके 2 तरीके हैं ब्याज नहीं लेने का। पहला तरीका तो ये है कि ये फिर जो 1.25 लाख करोड़ 2 लाख करोड़ का जो नुकसान होना है वो नुकसान सरकार बेयर करे। सरकार बोलेगी भाई चलिए सुप्रीम कोर्ट ने हमें दे दिया है डिसीजन, तो हम 1.25 2 लाख करोड़ भरेंगे ताकि बैंक्स को नुकसान ना हो। ठीक है, अब इस पर कौन कितना लोग विश्वास करेंगे? मुश्किल है कि क्या सरकार 2 लाख करोड़ का ये खर्चा करने को तैयार होगी। दूसरा तरीका ये कि सरकार कहे बैंक्स को, देखिए हम कुछ नहीं कर रहे हैं, फैसला सुप्रीम कोर्ट का है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप ब्याज माफ़ कीजिए तो आपको ब्याज माफ़ करना पड़ेगा, तो बैंकों के प्रॉफिट में से 1.25 लाख करोड़ रुपए उड़ गए। ठीक है, तो बैंकों की बैलेंस शीट खराब। तीसरा एक मिडिल वाला रास्ता हो सकता है, उसमें सरकार ये कहे कि भाई चलिए 2 लाख करोड़ है, मान लीजिए राउंड फिगर में 2 लाख करोड़ बोल देता हूँ मैं, 2 लाख करोड़ है, 2 लाख करोड़ में से एक काम करिए 1 लाख करोड़ आप भरिए, 1 लाख करोड़ हम भर लेते हैं। और आप भी तो है ना, जब डिपॉजिट लेते हो और उसके बाद ब्याज आगे लोन देते हो तो उसमें नेट इंटरेस्ट मार्जिन रखकर ब्याज कमाते हो, राइट? वो आपकी कमाई। तो एक काम करिए, 1 साल आप अपनी कमाई छोड़ दीजिए और ताकि आपको 1 साल कमाई ना हो, नुकसान ना हो, और जो बचा हुआ थोड़ा सा अगर पैसा देना है तो वो सरकार भर देगी। तो ऐसी सिचुएशन में बैंक पर वो भी प्रेशर आ सकता है। अब इसका क्या डिसीजन होगा? पहली चीज़ तो है कि अगर सुप्रीम कोर्ट ये डिसीजन, आज की लैंग्वेज से जो लग रहा है उस लैंग्वेज से ऐसा लग रहा है कि सुप्रीम कोर्ट पूरी तरह से मन बना चुका है कि लोगों को ब्याज से छूट मिलनी चाहिए। दूसरी बात क्या है, जो ब्याज से मोरेटोरियम में छूट मिल रही है उसको भी प्रिंसिपल में जोड़ा जा रहा है और उसमें भी ब्याज लगाया जा रहा है, तो ये और डबल हो रहा है, जो सुप्रीम कोर्ट को पसंद नहीं आ रहा है। तो अगर सुप्रीम कोर्ट ने ये फैसला ले लिया तो ये बैंक्स के लिए बड़ा नेगेटिव होगा, ये मानकर चलिए, ये बैंक्स के लिए बड़ा नेगेटिव होगा। और उस लिहाज से अब एक चीज़ पक्की है, अब से लेकर 12 जून तक, जब तक अब 12 तारीख को फैसला आ जाए, मैं उम्मीद करता हूँ और सरकार अपना पक्ष रखेगी। आरबीआई ने तो बेहद साफ कह ही दिया है। अब आरबीआई का स्टेटमेंट पढ़िए। आरबीआई ने पहले ही इस लाइन में ये कहा है कि ये बैंक्स पर बहुत भारी पड़ेगा, बैंक्स इसे झेल नहीं पाएंगे। तो इसका मतलब क्लियर कट है, आरबीआई बैंक्स के बिहाफ पे ये कहना चाहता है कि बैंक्स पे मत लगाइए ये बोझ लेना तो सरकार पर डालिए। सरकार की इतनी ताकत है नहीं कि 2 लाख करोड़ का ब्याज माफ़ी का, अभी तो उन्हें ऑलरेडी किसानों की कर्ज माफ़ी के लिए 1 लाख करोड़ के पैकेज पे विचार चल रहा है। तो बहुत टफ टाइम है ये बैंकिंग सिस्टम के लिए। और ऐसे में मुझे जो लगता है वो ये दीप कि अब से लेकर जब तक इस मामले का फैसला नहीं आ जाता है तब तक अब बैंक्स के लिए वो तेज़ी दिखाना ऑलमोस्ट नामुमकिन है। अब ये बैंक्स और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस जो एनबीएफसीज के शेयर है ये सेल ऑन राइज हो चुके हैं। अब आपको सिर्फ और सिर्फ एक ही कंडीशन में बैंक्स खरीदने हैं, अगर ये 22,000 का लेवल पार करे, जो कि अब ऑलमोस्ट बहुत मुश्किल दिखता है कि बैंक निफ्टी 22,000 भी छोड़िए, कल का हाई 21,600 21,650 पार कर ले तो भी अपने आप में बढ़े। और आज जो
पूरा मूड माहौल बदला है और जो स्टॉक्स यू टर्न हुए हैं और जिस तरह से तेज़ी से गिरावट आई है उसके पीछे कारण सिर्फ और सिर्फ ये है। हो सकता है आज आपको बैंक निफ्टी ज़्यादा गिरता ना दिखे, हो सकता है बहुत दिक्कत ना है क्योंकि आज एक्सपायरी भी है, तो हो सकता है थोड़ा बहुत सहारा आपको एक्सपायरी का मिल जाए, लेकिन अब यहाँ से फिर बैंक्स के लिए तेज़ी बनना बहुत मुश्किल है। तो मैं आपको फिर वही चीज़ कहूँगा, 16,800 17,100 पर हमने बहुत स्ट्रांगली आपको कहा कि खरीदारी कीजिए, ये गोल्डन लेवल है। मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि 21,000 22,000 की रेंज गोल्डन लेवल है बेचने की भी। सुबह भी हम यही बात कर रहे थे कि 22,000 के ऊपर की तेज़ी नहीं दिखती। आप देखिए आज वहीं से ऊपरी स्तरों से अच्छा खासा करेक्शन हुआ है। तो अब बैंक्स और एनबीएफसीज यहाँ पर खरीदना नहीं बनता है। एक ये नया फैक्टर आ गया, ये नई तलवार लटकी हुई है, तो मुझे लगता है कि ये बड़ा मुश्किल वाला मामला है। तो अब आपके पास अगर बैंक्स हैं और इंक्लूडिंग जो मैंने फेडरल बैंक भी रिकमेंड किया सुबह भी, उस पर भी आप स्टॉप लॉस अभी तक ट्रिगर नहीं हुआ, लेकिन स्टॉप लॉस ट्रिगर कर दीजिए। मैं तो साफ कर रहा हूँ, एक बार बैंक से आप खाली करके बैठ जाइए, शांति से बैठिए, देखते हैं क्या होता है। नहीं कमाएंगे क्या फ़र्क पड़ता है, लेकिन नुकसान ना हो ये ध्यान में रखना बहुत ज़रूरी। तो बैंक्स के लिए अगर ये फैसला आता है सुप्रीम कोर्ट का, तो वो किसी भी लिहाज से अगर सरकार करेगी तो सॉवरेन रेटिंग आएगी, सॉवरेन रेटिंग पर असर पड़ सकता है। रेटिंग एजेंसीज फिर पूछेगी ये आप कहाँ से भरेंगे, आपकी करेंसी वीक होगी, ब्याज दरें फिर बढ़ेगी, वो भी नेगेटिव है। बैंक्स भरते तो बैंक्स के लिए तो नेगेटिव है ही। तो ये मुश्किल भरा मामला है, इधर कुआं इधर खाई वाला मामला है। तो इसलिए आप थोड़ा सा सावधान रहें, ये न्यूज़ अच्छी नहीं है मार्केट के लिए और बैंक्स के लिए। जी दीप। बिल्कुल अनिल जी, तो सावधान रहने की ज़रूरत है स्पेशली बैंक्स पर। और जैसे कि अनिल जी ने कहा नेक्स्ट हियरिंग 12 जून तक है, तो एक पीरियड ऑफ अनसर्टेनिटी आ गया है। अवॉइड करिए ट्रेड जिसमें, और अगर कुछ हैं पोजीशंस तो उन्हें एग्जिट करने की भी सलाह आ रही है अनिल जी की तरफ से। चलिए बैंक्स पर फोकस रहेगा, बाकी स्टॉक्स के बारे में भी बात करेंगे। उससे पहले एक बार मानसी से बात कर लेते हैं। जी सर, माफ कीजिएगा, एक मिनट में दीप आप ट्रिगर्स पूछे उससे पहले मैंने आपको स्टॉप लॉस और ये तो दे दिए। 20,650 आपको कैश लेवल पर, स्पॉट लेवल पर स्टॉप लॉस रखना है। और अगर वो ट्रिगर हो जाए तो एक बार ट्रिगर हो जाने दीजिए। वैसे तो 99% नहीं होना चाहिए, लेकिन हो जाए तो हो जाने दीजिए। डे एंड पर मैं आपको फिर शॉर्ट दूंगा, ये यकीन मानकर चले, अगर ऊपर आ गया तो अगर नहीं आया तब तो ठीक है। 20,300 आज का जो लो है वो आपका पहला टारगेट है। उसके बाद 20,100 और 19,950 ये टारगेट है जिसके लिए आपको ट्रेड करना है। ये सारे स्पॉट लेवल में आज आपको दे रहा हूँ। 20,100, 19,950 दूसरा और तीसरा टारगेट, पहला टारगेट 20,300 का है। इन तीन टारगेट के लिए आपको बैंक निफ्टी शॉर्ट करना है। ये एकदम परफेक्ट लेवल निकल कर आ रहे हैं जिसमें कहीं शक शुबा नहीं है। तो इन तीन लेवल्स के लिए 20,300, 20,100 और 20,150 भी कर सकते हैं चाहे तो। 100, 150, 50 एक पॉइंट का लीव आप देख लीजिए। 19,950 ये तीसरा टारगेट है जहां तक आज या कल तक बैंक निफ्टी पहुंचना चाहिए। उस लिहाज से आपको बैंक निफ्टी में शॉर्ट पोजीशन बनाए। जी अब मेरी बात कंप्लीट हो गई, अब आप वो ट्रिगर्स ले लें। जी दीप। बिल्कुल अनिल जी, तो शॉर्ट करना है बैंक निफ्टी और तीन टारगेट्स आपके लिए तैयार हैं। 20,650 आपका स्टॉप लॉस रहेगा। चलिए मानसी से बात कर लेते हैं। मानसी बताएं कौन से ट्रिगर्स पर नजर है बाजार की? बिल्कुल, गुड आफ्टरनून दीपांश। देखिए एक्सपायरी के दिन बाजार ने काफी इंटरेस्ट बिल्ड किया है। पहले खरीदारी, फिर बिकवाली, फिर रिकवरी भी हमने देखी। एक्सपायरी काफी इंटरेस्टिंग रहने वाली है। इसके अलावा निफ्टी आईटी वीक में ट्रेडिंग का आज आखिरी दिन है और साथ ही ग्लोबल मार्केट के लिए भी एक इवेंट यूरोपियन सेंट्रल बैंक की बैठक है जिस पर फोकस रहेगा। साथ ही नतीजों की अगर बात करें, एसआरएफ और डीएलएफ दोनों ही कंपनियां आज अपने नतीजे पेश करने वाली हैं। और शनिवार के दिन भी नतीजों को लिहाज से काफी इंपॉर्टेंट दिन रहेगा। कल यानी कि शुक्रवार के दिन एक तो यूएस नॉन फार्म पेरोल के डेटा आने वाले हैं। रिजल्ट्स एक लंबी लिस्ट है। निफ्टी में एलएनटी के नतीजे बाजार बंद होने के बाद आते हुए दिख सकते हैं और साथ ही एसबीआई के नंबर्स भी आएंगे। वायदा बाजार में इंडस्ट्रीज, कैश मार्केट में भी कई सारी कंपनियां हैं जो कि कल ही के दिन अपने नतीजे पेश कर। शनिवार की अगर बात करें, निफ्टी स्पेस में वेदांता के नतीजे आने वाले हैं और साथ ही वायदा बाजार में डिविज लैब के नतीजे और कैश सेगमेंट की कुछ चुनिंदा कंपनियों के नतीजे भी शनिवार के दिन यानी कि वीकेंड के दौरान भी आते हुए दिखेंगे। ओके तो ये हैं वो तमाम इवेंट्स जिन पर आपको फोकस करना है। आज एक दिक्कत और दीप अभी भी वो चल रही है। आई डोंट नो, अब मुझे नहीं पता कि बैंक्स सॉरी एनएससी और एनएससी मेंबर्स के बीच में अभी कौन सही है कौन गलत है भगवान जाने, लेकिन अभी भी लोग लगातार ट्वीट कर रहे हैं, मैसेज कर रहे हैं कि टेक्निकल प्रॉब्लम्स आ रही हैं। और आज ज़्यादा दिक्कत ऑप्शंस में आ रही हैं।
तो ये बड़ी समस्या हो गई कि ऑप्शंस में जिन लोगों ने अगर सपोज फर्ज करें कि चलिए कल कोई आदमी कॉल ऑप्शन राइट करके गया 21,000 का, अगर वो आज काट नहीं पा रहा है, 500-600 पॉइंट नीचे है, तो उनके लिए बड़ा मुश्किल वाला मामला हो रहा है। एक्सपायरी के दिन बैंक निफ्टी के ऑप्शंस जो ट्रेड नहीं हो पा रहे हैं या जहां दिक्कतें आ रही हैं या धीमे हैं, कंफर्मेशंस नहीं आ रही है, मुझे लगता है ये बड़ी दिक्कत हो रही है ट्रेडर्स के लिए। अगर हो रही है तो वैसे तो अभी तक सारे ब्रोकर्स ट्रेडर्स अभी तक ये कह ही रहे हैं। एनएससी इस मामले में कुछ भी जवाब नहीं दे रही, न ऑफिशियल स्टेटमेंट इशू कर रही है कि एक्चुअली क्या स्टेटस है, प्रॉब्लम हुई है नहीं हुई है। अब ऑफिशियल स्टेटमेंट आए तो पता चले ये प्रॉब्लम नहीं हुई है, तब भी ऑफिशियल स्टेटमेंट आ जाए तो समझ में आए। बाकी लोग हाईलाइट कर रहे हैं। तो मेरा ये मानना है कि आप लोगों को मैं यही सलाह दूंगा कि आखिरी 1-1.5 घंटे में ऑप्शंस में ट्रेड बिल्कुल ना करें। वैसे तो क्या कर ही नहीं पा रहे होंगे, बैंक निफ्टी में के अलावा भी आप ऑप्शंस में कम ट्रेड करें। और कुछ लोग मुझे कह रहे हैं कि बार बार मशीन लॉग ऑफ हो रही है, कुछ लोग कह रहे हैं कि वो डेप्थ जो होती है, टॉप 5 टॉप ऊपर नीचे वाले जो कॉल्स ऑप्शंस जो होते हैं वो नहीं दिख रही हैं। मार्केट ट्रेड अगर आप करें तो किसी भी भाव पे अनाप शनाप भाव पे ट्रेड हो रहे हैं, कन्फर्मेशंस लेट आ रही हैं, पता नहीं क्या क्या प्रॉब्लम्स हो रही हैं। तो जो भी है अब जो है जैसा है आप सावधानी से ट्रेड करें। जब तक एक्सचेंज हमें ऑफिशियली कुछ नहीं कहते हैं, क्योंकि हमने सुबह कांटेक्ट करने की कोशिश की, पूछा तो उन्होंने साफ मना कर दिया, किसी तरह की कोई दिक्कत है नहीं। हम लगातार इसीलिए हाईलाइट कर रहे हैं कि भाई देखिए सारे लोग परेशान हो रहे हैं। अब आप देखिए बैंक निफ्टी में ही जहाँ सबसे दिक्कत आ रही है और यही बैंक निफ्टी नीचे खींच कर जा रहा है। आज सोचिए किसी का स्टॉप लॉस ट्रिगर करना है, किसी को ऑप्शंस में से अपनी पोजीशन ख़त्म करनी है, कैसे करेगा? 550 पॉइंट बैंक निफ्टी नीचे हो चुका है। तो दीप ये बड़ी भारी समस्या है, बहुत दिक्कत हो रही है। बंसल जी, क्या आप भी सुन रहे हैं कुछ कि लोगों को प्रॉब्लम हो रही है, ऐसा कुछ सुनने में आया है? नहीं अनिल जी, डेफिनेटली प्रॉब्लम हो रही है। ट्विटर पे तो कितने लोगों ने लिखा है, और अनिल जी पर्सनली चेक भी करा है, और बड़े बड़े ब्रोकर्स ने अनिल जी एनएससी को भी लिखा है। मेरे को अनिल जी ये समझ नहीं आ रहा है कि वाई एनएससी इज इन डिनायल मोड। जो दिक्कत एक साफ खुली आंख से दिख रहा है अनिल जी, उसमें डिनायल नहीं होना चाहिए। और बड़े बड़े अच्छे अच्छे ट्रेडर्स को अनिल जी बड़े बड़े नुकसान हो रहे हैं इस टेक्निकल ग्लिच की वजह से। बिल्कुल, और ये बात सही है और मैं इसीलिए बार बार उठा रहा हूँ। अभी हमारे एक दर्शक हैं भरत मिश्रा साहब, वो कह रहे हैं कि आप राष्ट्रीय स्तर के बिजनेस जर्नलिस्ट हैं, एक रिटेल ट्रेडर और ब्रोकर मेंबर सब ये चीज़ उठा रहे हैं, तो आप इस मुद्दे को क्यों नहीं उठा रहे हैं? भाई साहब मिश्रा जी, सबसे पहले सुबह इस मुद्दे को हमने ही उठाया और ज़ोर से उठाया और सबके सामने रखा, तब जाके बाकी सब लोग भी इस मुद्दे को उठाने लगे कि ये दिक्कत है। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, लेकिन अगर एनएससी के ऑफिशियल्स बोलें कि नहीं ये तो गलत है, या खुद एनएससी की एमडी ये कहे कि नहीं आप जो इन्फॉर्मेशन चला रहे हो वो गलत है, तो क्या मैं ऐसे ही डिस्कार्ड कर दूं? जितना भरोसा मैं आप पर करता हूं उतना ही मुझे उन दूसरों पर भी करना पड़ेगा। उसके बावजूद मैं खबर चला रहा हूं, मैं कह रहा हूं कि हाँ भाई आप लोगों को दिक्कत हो रही है, सब लोग बता रहे हैं। लेकिन अगर एनएससी मानने को तैयार नहीं, तो अब मैं सुप्रीम कोर्ट थोड़ी हूँ कि मैं फैसला दूंगा। मैं तो बात ही उठा सकता हूँ, बात रख सकता हूँ, वो मैं रख रहा हूँ। आप लोगों की बात बिल्कुल रख रहा हूँ। मैं तो एक्सचेंज को अभी भी कह रहा हूँ कि लोग कह रहे हैं परेशान हैं, तकलीफ हो रही है, ट्रेड नहीं हो रहे हैं, बैंक निफ्टी के ऑप्शंस में दिक्कत आ रही है। मैं आप सबकी बात रख रहा हूँ, सबके सामने रख रहा हूँ, देख लीजिए। लेकिन अब क्या करना है और वाकई में हो रही नहीं हो रही, ये तो एक्सचेंज आप लोग एनएससी को लिखिए, ट्वीट करिए या सेबी को लिखे हुए कि आप बताइए, फैसला दीजिए कि एक्सपायरी के दिन अगर इस तरह से हमको नुकसान हो रहा था, उसका जिम्मेदार कौन है, कौन भरेगा अगर ट्रेड नहीं हो पा रहा है। तो ये मैं अनिल सिंह, मैं जर्नलिस्ट हूँ, मैं सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस थोड़ी हूँ कि मैं किसी चीज़ पे फैसला सुना दूँ। मेरी अपनी लिमिटेशंस है, लेकिन हाँ आपकी बात उठाने में, बात रखने में मैं थोड़ी पीछे रहूँगा। सबसे पहले हमने ही सुबह से उठाई है और उसके बाद से अभी तक उठा के रखी है, छोड़ा नहीं है मुद्दे को। और बिल्कुल जब तक ये क्लियर नहीं होगा, मैंने कम से कम 15-20 ब्रोकर्स को बोल रखा है कि आप भाई जैसे ठीक हो जाए मुझे बताइएगा, मैं वो भी फ्लैश करूंगा। अगर तकनीकी दिक्कत ठीक हो जाएगी तो वो भी बताएंगे। लेकिन अभी तक मुझे कहीं किसी ब्रोकर की तरफ से ये फीडबैक नहीं आया कि चीज़ें ठीक हो गई है, किसी व्यूअर की तरफ से ये फीडबैक नहीं आया कि चीज़ें ठीक हो गई। तो हम ये मान रहे हैं व्यूअर और ब्रोकर्स के हिसाब से उनकी बात मानकर देखेंगे तो बिल्कुल उन्हें दिक्कतें हैं। लेकिन अब एनएससी मानने को तैयार नहीं है, तो अब इसमें मैं कुछ नहीं कर सकता। भाई एनएससी को मनवाने का काम मेरा नहीं है, मेरा काम है किसी मामले को आपके सामने रखने का, वो मैंने रख दिया। आगे जो होगा देखा जाएगा। और हाँ ये चीज़ है, अब लोग कह रहे हैं कि मैं खुद तो मेरी प्रॉब्लम ये है कि हमारे पास जो ऑप्शन की प्राइसेस आती हैं उसमें हम ट्रेड तो डालते नहीं हैं, खाली हमारे पास प्राइसेस आती हैं, तो हमें तो वो समझ में नहीं आ रहा कि वो हो रही है नहीं हो रही। लेकिन हाँ, जितने ब्रोकर्स, जितने दर्शक हमें ट्वीट कर रहे हैं, जितने ब्रोकर्स मुझे फ़ोन करके बोल रहे हैं, जितने मैसेज मुझे आ रहे हैं, वो सब कह रहे हैं कि दिक्कत है।
सबकी तरफ से दिक्कत है, इसमें कोई डाउट नहीं। मैं आपकी बात बिल्कुल साफ साफ रख रहा हूँ सबके सामने। सारे लोग कह रहे हैं दिक्कत है एनएससी के अलावा, एनएससी नहीं मान रहा कि दिक्कत है, बाकी सब लोग कह रहे हैं कि दिक्कत है। तो एनएससी की तरफ से देखिए शाम को कोई स्टेटमेंट आएगा। लेकिन एक बड़ी दिक्कत जो है, बड़ी समस्या जो है वो ये है कि अब ट्रेड कैसे जिन लोगों के खुले रह जाएंगे या जो लोग अपनी पोजीशन स्क्वायर ऑफ नहीं कर पा रहे, वो भी एक्सपायरी के दिन, वो भी बैंक निफ्टी जो इतना धुआंधार ऊपर नीचे हर हफ्ते और इस हफ्ते तो ज़बरदस्त हुआ है, उनके लिए बड़ा मुश्किल वक्त है। तो मेरी हार्दिक सहानुभूति यही कह सकता हूँ, मेरी भावना है आपके साथ है। अब मैं इससे ज़्यादा तो क्या करूँ, अब ये बताइए मुझे। अगर आपको लगता है मेरे पास और कोई सोल्यूशन है तो प्लीज़ ट्वीट करिए, मैं वो भी करने को तैयार हूँ, आपकी बात उठाने को तैयार हूँ। लेकिन इतनी बात मैं उठा चुका हूँ और आप देख लीजिए किसी चैनल पर कहीं भी और इतनी बात आपकी रखी नहीं जा रही है जितनी हम सबसे पहले भी उठा रहे हैं, सबसे दमदार तरीके से भी रख रहे हैं। और देखते हैं आगे क्या कुछ होता है, अभी तो शो शुरू हुआ है। आइए ओके, अब आगे बढ़ते हैं। एक बार जो बैंक्स वाला मामला है उस पर हम थोड़ी डिटेल में चर्चा करेंगे। उससे पहले भसीन साहब हमारे साथ कार्यक्रम में शामिल हो चुके हैं और भसीन साहब से लेते हैं उनकी बेहतरीन पिक्स और उसके बाद आगे बढ़ेंगे। जी भसीन साहब बताएं सर। हाँ जी अनिल जी, तो एक सुबह का अपडेट देना था। उसमें दो बाय थे, सिप्ला और पीएनबी, और दोनों मार्केट के ट्रेंड के अगेंस्ट चल रहे हैं, तो अभी भी बने रहिए। वी आर वेरी कॉन्फिडेंट पीएसयू बैंक्स एंड फार्मा विल लीड द वे। और उसके अगेंस्ट जो मेरी पुरानी कॉल थी उसमें जेएसडब्ल्यू स्टील स्टॉप लॉस हो गया है, उसमें आप ध्यान से निकल जाइए। बाकी सारे सौदे खड़े हैं, एसबीआई, कैन बैंक, आईसीआईसीआई प्रू, और अब आप कहें तो मैं तीन कॉल देनी है, 2 सेल की, 1 बाय की। बताएं सर। तो सर पहले बाय दे देता हूँ। बाय मेरा 2-3 बारी से है और अभी मैंने रखा हुआ है लुपिन, लेकिन आज लुपिन में ब्रेकआउट है। 898 का भाव है, 897 टू 898। लुपिन में ब्रेकआउट है। 881 का स्टॉप लॉस रखिए, 975 टू 1000 ये टारगेट है मेरा लुपिन का। ओके, 975 1000 ये हैं ऊपर के टारगेट जिसके लिए आपको रखनी है खरीदारी की पोजीशन। 881 का स्टॉप लॉस लगाएं, 897 900 रुपए के आसपास करें खरीदारी। लुपिन पहला स्टॉक है। बताएं सर दूसरा स्टॉक। तो दूसरे दोनों सेल है सर, और उसमें सबसे पहले है एशियन पेंट। एशियन पेंट हैज रन अप क्वाइट अ बिट, और हमें लगता है यहाँ से इट्स द बेस्ट प्रॉक्सी प्ले ऑफ वीकनेस इन कंजम्पशन स्पेंडिंग। 1645 का भाव है, इसमें आप 1680 का स्टॉप लॉस रखिए, और इसमें टारगेट होएगा सर 1575 का। ये 1575 का टारगेट रखिए और 1680 का स्टॉप लॉस। 1645 के आसपास आपको शॉर्ट करना है एशियन पेंट्स। एक लॉन्ग हो गया, एक शॉर्ट हो गया, और तीसरा कौन सा है सर? सर एक और शॉर्ट है, वो भी फाइनेंशियल सर्विसेज है, जहां ये अभी सुप्रीम कोर्ट का जो इंटरेस्ट पे है, लेकिन हम वहाँ पे ये इंश्योरेंस प्ले लेंगे। बजाज फिनसर्व, उसके रिजल्ट बहुत वीक थे लेकिन शेयर ने वापस पुल बैक दिया है। बजाज फिनसर्व बेचिए 5125 से 5145, स्टॉप लॉस रखिए 5200 का, और टारगेट होएगा सर इसमें 5000 से 5020। 5000 से 5020। अच्छा बसीर साहब आप जाएं उससे पहले एक राय थोड़ी मार्केट पे भी लेना चाहता हूं। आज चूंकि थोड़ी कमजोरी हुई है ऊपरी स्तरों से, कल भी जिस तरह से थोड़ा ऊपरी स्तरों से फिसले, खाली ये एक्सपायरी के हिसाब से ऊपर नीचे है या थोड़ा पोजीशन हल्की करने का वक्त है तेजी का? क्योंकि लोग अब है ना, वो जब आती है तो खबरें एक साथ आती है। कुछ लोग कह रहे हैं कि एक्सपायरी के बाद शॉर्ट कवरिंग खत्म हो जाएगी, कुछ लोग कह रहे हैं कि ये सुप्रीम कोर्ट का फैसला बैंकों पे भारी पड़ सकता है, कुछ लोग अब और कुछ नहीं बचा तो अब वो एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से भी कह रहे हैं कि 1 महीने में 3 ग्रहण लगने वाले हैं जो बाजार के लिए अच्छा नहीं है। तो क्या थोड़ा सावधान रहने की जरूरत है या कोई चिंता की बात नहीं, वापस मजबूत हो जाएंगे? नहीं सर, ये चीजें तो बिल्कुल आएंगी, क्योंकि आपने देखा है द डाउ जोन्स इज अप 44%, कॉस्पी इज अप 52%। तो जिन्होंने लिया है माल वो तो वो ठोक के बोल सकते हैं, और हम अभी यही बोलते रहेंगे कि कब घटेगा कब घटेगा। जब बढ़ता है तो मुश्किल, घटता है तो मुश्किल। 9000 पे सब बेचने को तैयार थे, 10000 पे आप मान नहीं सकते। तो मार्केट इज ऑल अबाउट डिसबिलीव। अगर आप इन्वेस्टेड हैं तभी आपको फायदा है, शॉर्ट मत कीजिए अभी, बिकॉज यू कैन बी डिसीव्ड ऑन दी अपसाइड। ग्लोबल लिक्विडिटी और ये जो कोरोना का अब कम होते हुए दिख रहा है, और ये पॉजिटिविटी ये है अनिल जी के सब अपने दफ्तरों में जाके अब काम शुरू कर रहे हैं। तो आई डोंट रूल आउट ए फर्दर अपसाइड। बट जैसे आपने कहा, हम भी उसी कैंप में हैं जब कहते हैं कि प्रॉफिट बुकिंग भी चले, एज ए ब्रोकरेज हाउस हमारा वो काम है। लेकिन यहाँ पे मैं ये पहले भी आपको कहा हूँ, 10,000 10,300 का रेंज है।
यू हैव टू बी स्टॉक स्पेसिफिक। अगर आप स्टॉक स्पेसिफिक हैं तो आप पैसा कमाएंगे। जैसे आज फार्मा है, PSU बैंक्स हैं, वहाँ पे मेन फोकस है। बाकी चीजें तो सर अटकलियां हैं जिनके ऊपर आप और मेरा किसी का इस पे रुकाव नहीं है। शेयर बाजार ने वही करना है जहाँ उसको उस दिशा जाना है। सारी मंदी उन्होंने एक बारी के लिए अभी खत्म कर दी है। दे कैन बी अनदर बाउट ऑफ वीकनेस विच कैन कम इन द सेकेंड हाफ ऑफ जून, बट दैट इज स्टिल। अभी आपको 200 पॉइंट अगर ऊपर ले गए तो मंदी वाले को फिर उसमें चोट लग सकती है। सो बी कॉशियस बट बी इन द मार्केट। ठीक बात है, थोड़ा सा सावधान रहें, पोजीशन हल्की रखें, बहुत ज़रूरत से ज़्यादा ना ट्रेड करें, बस उतना ही करें जितना आप समझते। थोड़ा उतार चढ़ाव हो सकता है, ऐसा मानना है भसीन साहब का, लेकिन तेजी का रुझान बरकरार है, ये भसीन साहब का मानना है। शुक्रिया सर आपका वक्त निकालने के लिए, और क्लोजिंग में आपसे फिर से बात होगी। आपकी BTST कॉल्स हम वापस आपसे ज़रूर लेंगे, लेकिन आइए आगे बढ़ते हैं। उससे पहले यहाँ पर एक और जो दिक्कत आ रही है NSE वाले मामलों में, उस पर कुणाल जी भी अपनी कुछ राय देना चाहते हैं। कुणाल जी बताएं सर। अनिल जी, मैं केवल ये कहना चाहता हूं कि देखिए, आज दिन भर कई सारे लोगों के फ़ोन आए, बहुत से लोगों को बहुत तकलीफ़ें पेश आई हैं। अनिल जी, ये जो ऑप्शंस के ट्रेड नहीं पड़े हैं, कई मिनटों तक ऑप्शंस की प्राइस रिफ्लेक्ट नहीं हुई, इंप्रूव नहीं हुई। तो अनिल जी देखिए, इसमें मैं केवल ये कहना चाहता हूं कि एक जो एवरेज ट्रेडर है उसकी बेचारे की क्या गलती है। अनिल जी देखिए, अगर ब्रोकर्स के एंड पे प्रॉब्लम है तो उसकी जिम्मेदारी ब्रोकर्स पर है, और अगर एक्सचेंज के एंड पर प्रॉब्लम है तो उसकी जिम्मेदारी एक्सचेंज पर है। जो एक एवरेज ट्रेडर है, जो कि क्लाइंट है ब्रोकर का भी और एक्सचेंज का भी, उस क्लाइंट का अनिल जी क्या इसमें दोष है? तो हम ये कह रहे हैं कि भाई या तो एक्सचेंज की गलती है या ब्रोकर की, जिसकी भी गलती है, लेकिन खामियाजा तो रिटेल निवेशक को भुगतना पड़ रहा है। अनिल जी, काफ़ी लोग त्रस्त हैं, तो मुझे लगता है कि उनके लिए सोचना चाहिए, एक्सचेंज को कम से कम अपना पक्ष साफ करना चाहिए इस पर। कुणाल जी, ट्रेडर्स की और रिटेल इन्वेस्टर्स की जो बैंक निफ्टी वगैरह जहाँ भी दिक्कतें हो रही है वो ट्रेड करते हैं, उनकी एक ही गलती है और कोई गलती नहीं है, और गलती ये है कि वो छोटे आदमी है, बस यही गलती है और कोई गलती नहीं है। सिंपल चीज़ है कि उनकी कोई सुनवाई नहीं है, पॉइंट इतना ही है। पिछली बार मैंने बहुत ज़ोर से पॉइंट रखा था, अब लोग आज मुझे अब इतना रखने के बाद लोग ये भी कह रहे हैं कि आप उतने ज़ोर से नहीं रखें। देखिए, आवाज़ ऊंची या नीची रखने का मतलब नहीं, पॉइंट जो सही है वो सही है। और अगर पॉइंट सिंपल है कि प्रॉब्लम है, मेरा पॉइंट बहुत सिंपल है। ऐसे देखो, आदमी भी है ना, हंसता खेलता आदमी कभी भी एक सेकंड में, वो कहते हैं ना, अरे अभी सुबह तो उसके साथ में अच्छे से खुल के बात कर रहा था, हंस के बात कर रहा था, अचानक चला गया। तो जब आदमी की ज़िंदगी का भरोसा नहीं है तो ये तो टेक्नोलॉजी है, हो सकता है उसमें कोई बड़ी चीज़ थोड़ी कि कोई हमारे सिस्टम कौन सा 100% परफेक्ट काम करते हैं। हम जो एनालिसिस करते हैं कौन सा 100% सही जाता है। आज बाकी छोड़िए, सुबह ही मैंने फेडरल बैंक बोला था, अब नहीं बैंक निफ्टी नीचे आ गया, हमारा फेडरल बैंक हमारा रिकमेंडेशन नीचे आ गया। होता है, गलती होती है। मेरा पॉइंट सिंपल है, अगर कोई चीज़ गलत है, अगर कोई चीज़ ठीक नहीं चल रही है, अगर कोई चीज़ करोड़ों लोगों को तकलीफ हो रही है, तो भाई मान लो ना कि हाँ भाई तकलीफ है, हम उसको ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं। मुझे ये समझ में नहीं आता कि NSE ये एक्सेप्ट करने को तैयार क्यों नहीं है। अगर नहीं है, चलो मान लिया कि NSE जो बोल रही है वो सही है कि भाई कोई दिक्कत नहीं है, बाकी लोग ऐसे ही बोल रहे हैं, मजे मजे में बोल रहे हैं, इनको आज कुछ काम नहीं है, एक्सपायरी के दिन कोई ट्रेड करना नहीं, टाइम पास करना है, इसलिए है ना ट्वीट किए जा रहे हैं, मैसेज किए जा रहे हैं, सारे ब्रोकर हमें कह रहे हैं कि ये प्रॉब्लम है। चलो वो भी मान लिया, तो आप एक स्टेटमेंट इशू करके बोल दो भी सब कुछ ठीक चल रहा है देश में, कहीं कोई तकलीफ नहीं है, हमारे सिस्टम परफेक्ट है, एकदम बढ़िया। जो लोग ये बात कर रहे हैं या जो चैनल ये बात कर रहा है वो गलत कर रहा है, वो भी नहीं करना है, ये भी नहीं करना है। और अब जो लोगों को नुकसान, अब क्या, जैसे जैसे 3:30 बजे के नज़दीक आप पहुंच रहे हो, लोग परेशान हो रहे हैं। अब लोग बोल रहे हैं कि नुकसान कौन भरेंगे। अब क्लाइंट और ब्रोकर के बीच में होंगे झगड़े। क्लाइंट तो बोलेगा हम, मेरी क्या गलती है, ब्रोकर बोलेगा मेरी क्या गलती है। तो बोले जिसकी गलती उससे बात करो। अब ब्रोकर की थोड़ी औकात है कि NSE से जाके पूछ लेगा या किसी और एक्सचेंज से जाके पूछ लेगा भाई क्या करें, और कौन सा उनको जवाब मिल जाने वाला है। तो ठीक है भाई, अब ये है ना, मैं सिंपल ही चीज़ बताता हूँ, ये ब्रोकिंग का बिजनेस, ये आपका थैंकलेस जॉब है। इसमें न आपसे एक्सचेंज खुश है, न आपसे इन्वेस्टर ट्रेडर्स खुश है। आप पता नहीं किस लिए करते हैं, भगवान जाने, लेकिन ये थैंकलेस जॉब है। तो ये ऐसे ही चलने वाला है, ऐसे ही होने वाला है। पता नहीं, मैं आपको बोल रहा हूँ, आपको लग रहा होगा कि अनिल जी ऐसे निराशा में ये सब बोल रहे हैं, लेकिन ये हमेशा बार बार ये प्रॉब्लम आती है और इस प्रॉब्लम का कोई सोल्यूशन नहीं है, कोई अकाउंटेबिलिटी किसी की तरह नहीं है, कोई ऐसा SOP नहीं है कि अगर अगली बार ये प्रॉब्लम आएगी तो इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन। मैंने पिछली बार भी ये पॉइंट बहुत स्ट्रांगली रखा था कि जब भी इस तरह की टेक्निकल ग्लिच आए तो एक सिस्टम होना चाहिए कि टेक्निकल हर एक छोटे से छोटे ट्रेडर को, छोटे से छोटे सब ब्रोकर को ये पता ना होना चाहिए कि अगर टेक्निकल प्रॉब्लम आएगी तो उन सौदों का निपटारा कैसे होगा। इसके बारे में किसी को कुछ नहीं पता।
मुझे भी उतना ही पता है सर जितना आप लोगों को पता है। मैं आपकी बात रख सकता हूँ वो मैं रख रहा हूँ, बस इससे ज़्यादा डिसीजन देने की ताकत और अथॉरिटी मेरी नहीं है, मैं इतना जानता हूँ। मैं डिसीजन नहीं दे सकता। अब ये एक्सचेंजेस को और ब्रोकर्स को आपस में आप कहिए अपनी संस्था को, आप अगर सारे ब्रोकर्स हैं कहिए एनमी को, एनमी आके बात करें, हम एनमी से बात करेंगे, वो बताएं कि समस्या है या नहीं। उनके पास अगर सुझाव है कि इस तरह की प्रॉब्लम को कैसे हैंडल करना चाहिए तो वो हमें बताएं, हम जरूर रखेंगे। आइए एनवी वालों को मैं सामने से इनविटेशन दे रहा हूँ, जो आपके ब्रोकर्स के रिप्रेजेंटेटिव है, इन्वेस्टर्स के रिप्रेजेंटेटिव है, बात करिए। 1 घंटा बचा है, लोग परेशान हो और कैसे सेटल करेंगे एक्सपायरी के दिन, आप सोचिए। भगवान जाने। दीप कमान आप आगे संभाल लें, मैं तो क्या थोड़ा भावनाओं में बह जाऊंगा, तो फिर मैं ना थोड़ा इन्वेस्टर्स के और इनके लिए मैं ब्रोकर के लिए थोड़ा ज़्यादा बोल देता हूँ, निकल जाता हूँ, तो फिर यही चलता रहेगा। अब आप आगे देखिए, मार्केट को बढ़ाइए, चलिए। बिल्कुल अनिल जी, और इश्यूज अभी जो भी हो रहे हैं आशा करते हैं कि जल्द से जल्द रिजॉल्व हो जाएं जहां से भी ये इशू बन रहा है। चलिए तब तक देख लेते हैं मार्केट का एक्शन कैसा है, कौन से स्टॉक्स हैं खबरों के दम पर रिएक्ट कर रहे हैं, और फिर हमारे गेस्ट भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनसे भी स्टॉक्स के बारे में बात करेंगे। देवांशी हमारे साथ हैं खबरों वाले शेयर्स बताने के लिए। बताएं देवांशी। बिल्कुल दीपांशु, आज देखिए जो नतीजे हैं उसमें सफारी इंडस्ट्रीज इसके नतीजे आते हुए दिखे हैं, और जो आय है वो एकदम फ्लैट आई है। 142 करोड़ के सामने इस बार 144 करोड़ पे आय आते हुए दिखे। कामकाजी मुनाफे में आपको जंप दिखेगा, मार्जिन्स में भी आपको जंप दिखेगा। 5.5% से बढ़ के 9% तक के मार्जिन्स आपको दिखेंगे, लेकिन वो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में जो बदलाव हुए थे उसके चलते हैं, बट ओवरऑल फ्लैट मार्जिन्स इस तिमाही में आते हुए दिखे। मुनाफा भी आप देखिए इस बार थोड़ा सा बढ़ता हुआ दिखा है। 3.8 करोड़ के सामने 4.6 करोड़ पर कंपनी ने मुनाफा क्लॉक इन किया है। HDFC लाइफ आज जो डील होती हुई दिखे उसमें स्टैंडर्ड लाइफ में 496 रुपीज़ 40 पैसे पर जितने भी शेयर्स थे वो बेचे हैं, पर इस भाव पर ये शेयर्स बिकते हुए दिखे। आज सरकारी बैंक्स भी फोकस में रहेंगे। आप लोगों ने बैंक्स की बात की, लेकिन अब जो खबर है वो फसल लोन्स पर भी आते हुए दिखी है कि फसल लोन पर इंटरेस्ट सबवेंशन जो है वो 31 अगस्त तक बढ़ा दिया है। इसके चलते अब सारी बैंक्स पर नजर रहेगी। मैक्स फाइनेंशियल, निपॉन एएमसी ने मैक्स फाइनेंशियल के शेयर्स खुले बाजार में बेचे हैं। जो निपॉन एएमसी के पास गिरवी रखे शेयर्स थे वो उन्होंने बेचे, और करीब 2.9 लाख शेयर्स जो गिरवी रखे थे उन्होंने बेचे हैं। इसके चलते आज थोड़ा सा नेगेटिव इम्पैक्ट आता हुआ देख सकते हैं। बिल्कुल, और हम भरपूर एक्शन देख रहे हैं बैंक्स पर, बल्कि जो बैंक्स वाली बात करी देवांशी में उस पर थोड़ा विस्तार में और समझ लेते हैं। जहां तक ये बैंक्स पर प्रेशर बन रहा है, क्या है एग्जैक्ट रीजन? आरबीआई का व्यू क्या है, सुप्रीम कोर्ट की तरफ से क्या कमेंट्स आए हैं, और कौन से बैंक्स अब रिस्क हो सकते हैं या फिर जिनकी लोन बुक ज्यादा रिस्क पर है? ये पूरी रिसर्च तैयार है पूजा के पास। पूजा, ये पूरा मैटर जरा डिटेल में समझाइए। जी देखिए, ये जो सुप्रीम कोर्ट और आरबीआई के बीच जो सवाल जवाब चल रहा है, और जैसा कि थोड़ी देर पहले हम डिस्कस भी कर रहे थे कि सुप्रीम कोर्ट ने आरबीआई से कह दिया है कि वो जो भी मॉरेटोरियम दे रही है उसमें ब्याज दरों में थोड़ी राहत भी दे, वरना ये आने वाले समय में ग्राहकों के लिए काफ़ी हानिकारक हो सकता है। उस पर आरबीआई का जवाब आया है कि अगर हमने ऐसा कुछ किया तो बैंकों के लिए काफ़ी हानिकारक हो जाएगा, क्योंकि ऐसे में जो बैड लोन्स हैं, डिफॉल्ट है, वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ सकते हैं। और ऐसे में बैंकों की कमेंट्री के मुताबिक हमने एक मॉरेटोरियम का भी आंकड़ा निकाला है कुछ रिपोर्ट से, कुछ खबरों से, और जो भी बैंक की कमेंट्री आ रही थी इस बीच मॉरेटोरियम के एक्सटेंशन को लेकर, तो इसमें हमने कुछ आंकड़ा निकाला, और जिसके मुताबिक मार्च तिमाही में 25 से 71% जो लोन है वो मॉरेटोरियम के अंदर हैं बैंकों के, और अब जो अवधि 31 अगस्त तक बढ़ा दी है उनका ये भी कहना है कि अब ये मामले और ज़्यादा बढ़ते हुए नजर आएंगे और भी ग्राहक इसको अवेल कर सकते हैं। अब इसमें अगर लोन बुक में मॉरेटोरियम का हिस्सा अगर देखें तो देश के जो कुछ बड़े बैंक हैं जैसे कि एसबीआई, आईसीआईसीआई और कोटक, उनका कहना है कि लोन का करीब 30% हिस्सा उनका मॉरेटोरियम में है। बंधन बैंक का यहाँ पर सबसे ज्यादा है, और क्योंकि उनका एमएसएमई में एक्सपोजर भी है, तो करीब 71% का जो लोन है, लोन का हिस्सा है, वो मॉरेटोरियम में है। मॉरेटोरियम के तहत आईडीबीआई बैंक का करीब 68% हिस्सा रिटेल से, और कॉर्पोरेट लोन से करीब 70% हिस्सा मॉरेटोरियम में, और आरबीआई बैंक की जो टोटल बुक है उसमें करीब 35% हिस्सा उनका
इसके अंडर है, मोरेटोरियम के अंदर है। तो हम देख सकते हैं कि जिस तरह की एक बड़ी बुक इसके अंडर आ चुकी है, अगर सुप्रीम कोर्ट की तरफ से अगर ऐसा कुछ फैसला आ सकता है तो वो फिर बैंकों के लिए बड़ा झटका हो सकता है और आने वाले समय में देखेंगे हम बड़े डिफॉल्ट यहाँ पर देखने को मिल सकते हैं। हमने देखा ही तीसरी तिमाही में बैंकों ने ऑलरेडी इतनी प्रोविजनिंग पहले ही करके रखी थी, अब अगर ऐसा कुछ होता है तो उनको भारी प्रोविजनिंग भी करनी पड़ेगी, मुनाफे पर भी असर पड़ेगा, उनकी प्रॉफिटेबिलिटी पे भी इम्पैक्ट आएगा और एनपीएस बढ़ेंगे वो अलग। तो ये समस्या काफी ज्यादा खड़ी हो जाएगी 12 जून को अगर इनके खिलाफ कुछ फैसला निकल कर आता है तो। बिल्कुल, तो नज़र रखेंगे कि 12 जून पर अब क्या डिसीजन होता है, बट बैंक्स के लिए खराब खबर आती हुई। बहुत बहुत शुक्रिया इसके लिए पूजा। चलिए बिगुल बजाते हैं चार्ट कॉर्नर का राकेश जी, कुणाल जी के लिए। राकेश जी, कुणाल जी की फीड से थोड़ा इशू आ रहा है सर, तो आप ही सारी डिटेल्स दे दीजिए। दीपांशु, हमारा स्टॉक है आईटीसी, जिसको पहले भी एक बार हमने कवर करा था। इस स्टॉक ने एक नेकलाइन को तोड़ा हुआ है, नेकलाइन को तोड़ने के बाद कंसोलिडेट होकर दोबारा से ऊपर चलने के लिए तैयार है। जिस तरीके का टेक्निकल स्ट्रक्चर है, गिरते बाजार में आईटीसी आउट परफॉर्म करने का दमखम रखता है। 195 के स्टॉप लॉस के साथ आईटीसी को खरीदने की राय है। यहां पर पहला टारगेट 210 रुपए का है, दूसरा टारगेट 213 रुपए का है और आईटीसी एक डिफेंसिव बेट खरीदारी की राय है। बिल्कुल, तो आईटीसी पर खरीदारी की राय आ रही है। ये है आपके लिए चार्ट कॉर्नर पिक। चलिए अब बिगुल बजाते हैं अनिल जी के लिए और जान लेते हैं कि आखिरी घंटे के लिए एक्सपायरी के लिए स्ट्रैटेजी क्या है। अनिल जी, स्टार्टिंग ऑफ द शो में आपने बैंक निफ्टी पर तो एक व्यू दे ही दिया था, पर उसका भी अपडेट ले लेंगे सर। उससे पहले मैं आपको ग्लोबल क्यूज बता देता हूं। ज्यादा सहारे वाले नहीं आ रहे हैं पर ज्यादा खराब भी नहीं है सर। डाउ फ्यूचर्स में लगभग 90 अंक की गिरावट है। ज्यादातर एशिया के बाजार हालांकि सुस्ती में रहे बट मजबूत ही क्लोजिंग रही, लगभग आधे % तक की क्लोजिंग देखने को मिली गेन्स के साथ एशिया के बाजारों में। और वहीं यूरोप थोड़ा सा दबाव है सर, बट ज्यादा दबाव नहीं है, ऑलमोस्ट आधा % की गिरावट है। तो यूरोप से भी ज्यादा वीक क्यूज नहीं आ रहे, बट हाँ थोड़ा दबाव जरूर है सर। तो आप क्या चाहते हैं मुझसे, ये बताइए दीप। सर बैंक निफ्टी का तो व्यू आपने बता ही दिया है और एक रीजन भी है, बट एक्सपायरी के लिहाज से अगर अभी भी कोई ट्रेड है या किसी की अभी भी कोई पोजीशन है तो क्या करना चाहिए? अच्छा, वो आज आप मेरे सामने स्टूडियो में नहीं है, मुझे वो ना वो फ्लैशबैक आ गया। किसी ने अभी मुझे ट्वीट करके अभी याद भी दिलाया था कि एक दिन वो मैं बिना मतलब है ना विजय चोपड़ा साहब के ऊपर मैं गुस्सा कर बैठा था। याद है पिछली बार जब टेक्निकल ग्लिच आई थी, आप ही थे शो में या मुझे याद नहीं है एग्जैक्टली, लेकिन हाँ, जी याद है तो उस दिन मैं बोल नहीं सकता। तो पॉइंट ये है कि जब ऑलरेडी इतनी दिक्कत आ रही है, टेक्निकल प्रॉब्लम्स है, तो मैं अपनी तरफ से और कंट्रीब्यूशन ट्रेड की कोई रिकमेंडेशन देके बढ़ाना नहीं चाहता कि प्रॉब्लम बढ़े। दीप, जो सवाल आप पूछ रहे हैं उस सवाल का जवाब नहीं है। क्यों नहीं है? कि मुझे पता ही नहीं जो मेरे पास फाइल में जो डेटा आए हैं ऑप्शन के, वो डेटा सही है या गलत, राइट। और सबसे स्पेशली बैंक निफ्टी के ऑप्शन डेटा में ही प्रॉब्लम आ रही है। और इसीलिए वैसे जब आज मैंने बैंक निफ्टी पर शॉर्ट कॉल दिया भी तो मैंने इसलिए ऑप्शन का नहीं दिया। जनरली अदरवाइज मैं एक्सपायरी के दिन ऑप्शन का ट्रेड देना ज़्यादा प्रीफर करता हूं, क्योंकि ऑप्शन की कीमत उस दिन कम होती है, रिस्क कम होती है। लेकिन अब पता ही नहीं है आपको कि ऑप्शन के डेटा कितने सही है कितना गलत है। तो दो चीज़ें, पहली चीज़ तो मैं क्यों फालतू में एनालिसिस करके अपनी गर्दन तलवार के नीचे रखूँ, पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, जब ऑलरेडी लोगों को इतना नुकसान हो रहा है या जो ट्रेड नहीं कर पा रहे वो फ्रेश ट्रेड क्या करेंगे, पुराने उनसे निपट नहीं रहे। और तीसरा ये, मैं फालतू में वॉल्यूम बढ़ाने में अपना कंट्रीब्यूशन क्यों दूं? अगर मैं खरीदने बेचने की कुछ राय दूंगा कि निफ्टी खरीद लिए बेच लीजिए, बैंक निफ्टी खरीद लिए बेच लीजिए, तो कुछ तो वॉल्यूम बढ़ेगा एक्सचेंज का, कुछ तो उनको फ़ायदा हो गई डायरेक्टली इनडायरेक्टली। तो ठीक है, आज मैं अपने विरोध स्वरूप अब मैं बचे हुए समय में एक भी कॉल नहीं दूंगा। मेरा एक्सचेंज का वॉल्यूम बढ़ाने की तरफ मेरा कोई कंट्रीब्यूशन नहीं रहेगा। ये मेरा विरोध दर्ज करने का वो क्या बोलना चाहिए, वो गांधीवादी तरीका है, असहयोग आंदोलन। पॉइंट टेकन सर। जब तक कुछ क्लैरिटी नहीं आती इस मैटर पर कोई भी ट्रेड लेकर अपना पैसा अटकाने का सेंस मेक नहीं करता है। तो इस समय कोई स्ट्रैटेजी नहीं आ रही और हम अभी भी वेट कर रहे हैं कि एक्सचेंजेस से
कुछ तो क्लैरिफिकेशन है कि ये पूरा मामला क्या है और एग्जैक्टली इसकी इशू कहाँ पर आ रही है, क्योंकि जैसा अनिल जी ने कहा सोशल मीडिया पर और वैसे भी बाजार में काफ़ी मैसेज सर्कुलेट कर रहे हैं कि प्रॉब्लम तो हो ही रही है ट्रेडर्स को, ब्रोकर्स को आज ट्रेड्स एग्जीक्यूट करने में, स्पेशली बैंक निफ्टी ऑप्शंस पर। तो चलिए स्ट्रैटेजी अभी के लिए तो कुछ भी नहीं है, पर हाँ बाजार में नजर जरूर है और कुछ स्टॉक्स अभी भी एक्शन दिखा रहे हैं, तो वहीं पर फोकस कर लेते हैं। इंटरग्लोब एविएशन, इस पर देखिए एक स्पाइक आते हुए दिखा और 1100 के लेवल्स पर आ गया है इंटरग्लोब, तो एक बड़ा सा मूव आया है जहां तक इंटरग्लोब का सवाल है। वागले साहब क्या चल रहा है इसकी चार्ट पर, अगले लेवल्स बताइए, कोई ट्रेड आपको दिख रहा है? दीपांशु बिगुल बजवा दीजिए, मैं इसी में कॉल देने वाला था, आपने इसका जिक्र किया। बहुत बढ़िया, वागले सर के लिए बिगुल बजाते हैं। पंचू, मुझे जी सर बताएं। एक ब्रेकआउट दिख रहा है जो ऑलरेडी 108,283 के ऊपर आया है। अभी भाई करे, मुझे लगता है ये 1100 के पार निकलेगा, 30 से 40 रुपए की मूव शायद आज ही दे देगा। अभी 1 घंटा है हमारे पास। मेरा 1140 का टारगेट है और मेरा 1078 का स्टॉप लॉस है। बिल्कुल, तो 1140 का टारगेट, 1078 का स्टॉप लॉस और फिलहाल स्टॉक ट्रेड कर रहा है 1095 पर। तो ये है आपके लिए इंडिगो पर खरीदारी। हमारा पूरा पैनल तैयार है। थोड़ी सी आज इशू जरूर हुए हैं, जिस तरह से आज बॉम्बे में वेदर हो रहा है और बारिश हो रही है, पर हमारे सारे गेस्ट हमारे साथ तैयार हैं। राकेश जी, कुणाल जी तो हैं, वागले साहब हैं, सुमित बगाड़िया हैं, श्रीकांत चौहान है और साथ ही संदीप जैन भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। जैन साहब, इंडिगो में क्या चल रहा है? परेशानी तो मालूम है सबको, बट अब लॉकडाउन की ढील आ रही है, फ्लाइट्स वापस थोड़ी ऑनलाइन आ रही हैं, पूरी तरह से तो नहीं खुली हैं, बट कहीं ना कहीं ऑप्टिमिज्म जरूर बढ़ रहा है जहां तक इंडिगो का सवाल है। कुछ करना चाहेंगे यहाँ पर? सर्टेनली, मैंने कुछ दिन पहले हम लोगों ने क्लाइंट्स को भी रेकमेंड किया था और लोगों को पुट भी बिकवाई है। मुझे ऐसा लगता है कि रिकवरी आएगी और जिस तरीके से आप जयपुर में देखेंगे तो मुझे तो ऐसा लग रहा है कि आपने थोड़ी देर पहले ट्वीट भी किया था, क्योंकि आज कोई काम तो है नहीं, आज बैंक निफ्टी चल नहीं रहा है और एनएस हो नहीं रहा है, फिर कुछ और भी दूसरे इश्यूज आ गए क्योंकि वो टेक्निकल ग्लिचेस की वजह से ब्रोकर्स के यहाँ पे भी टेक्निकल ग्लिचेस कुछ आ गए। तो आज तो बहुत प्रॉब्लमेटिक डे है और बहुत क्लाइंट्स वैसे वो कर रहे हैं। और मुझे तो जो अनिल जी ने बोला, सॉरी मैं इंडिगो से अब डेविएट होके मैं बात कर रहा हूँ इसके ऊपर, एक्चुअली में बहुत थैंकलेस जॉब है। और सबसे पहले थैंक यू टू जी बिजनेस, सबसे पहले आप लोगों ने रेज किया सुबह सुबह जब 9:52-53 पे एकदम सामने उजागर हुई कि ये प्रॉब्लम है, और बिजनेस ने शायद उसी टाइम पे इमीडिएटली वो किया। और काफी बड़ी प्रॉब्लम है, काफी फोन आ रहे हैं, दूसरे ब्रोकर्स के आ रहे हैं, ये भी बोल रहे हैं कि क्योंकि थोड़ा बहुत मैं मीडिया पे आने का मेरे पास वो है, तो लोगों ने आवाज भी रेज कीजिए, काफी प्रॉब्लम हो रही है। बट अब इसके ऊपर कोई, और जब ये सुनने को मिला कि एनएससी क्लैरिफिकेशन दे रही, कोई भी इश्यूज नहीं, ऐसा नहीं है, बहुत बड़ा इशू है, बहुत प्रॉब्लम हो रही है और हम लोग काफी अफेक्टेड है। तो वी रियली रिक्वेस्ट कि कुछ ना कुछ उस पर हो सके तो टाइम एक्सटेंड हो जाए। काफी लोगों के सौदे खड़े हैं और कुछ करना चाहिए, मतलब कहीं ना कहीं सुनना पड़ेगा। और अनिल जी ने बहुत सही तरीके से कहा कि हम प्लेटफॉर्म में हमने एनएससी की भी बात रख दी आपके सामने, हमारी बात भी रख दी, और जो उन्होंने अभी ये जो बोले कि मैं कोई भी राय नहीं दूंगा, वो एक्चुअल में बहुत अच्छा जेस्चर है। मस्ट अप्रिशिएट दैट। इट्स अ वेरी यूनिक एंड अ वेरी गुड वे ऑफ शोइंग योर दिस थिंग। तो मुझे लगता है कि कुछ ना कुछ करेगा एक्सचेंज, और सर्टेनली देखिए एक्सचेंज भी इसका ध्यान रखती है, सेबी भी रखती है, तो कुछ ना कुछ इसके ऊपर आएगा जरूर से। बट इनकेस अब इंडिगो की बात चल रही थी, तो मुझे लगता है कि इंडिगो जिन्होंने ले रखा वो होल्ड करके रखे। बाइंग के लिए अब इतनी बड़ी बड़ी जब मूव्स आ जाती है तो एक बार क्या वी शेप रिकवरी की भी उम्मीद है, बट मुझे ऐसा लगता है कि वी शेप रिकवरी जो मार्केट में आई है थोड़ा सा वापस से ठंडा पड़ेगा, क्योंकि बैंक वाला जो इशू है, इंटरेस्ट वाले, मुझे लगता है कि बहुत सारी चीजें अभी भी अनफोल्ड नहीं हुई है। सो इतना इजीली, इतना एग्रेसिवली बुलिश नहीं हो। मार्केट जब खरीदने का टाइम था तो खूब पिक्स दिए थे हमने चैनल के माध्यम से अपने, और मुझे लगता है कि थोड़ा सा वेट करना चाहिए। एक बार अच्छा चल गया एंड रिस्क रिवॉर्ड रेशियो अब बहुत ज्यादा फेवरेबल है। ओके, रिस्क रिवॉर्ड अब शायद उतना फेवरेबल नहीं है। ट्रेड के लिहाज से आप फिर भी खरीद सकते हैं, जैसे कि वागले साहब ने कहा 1095 पर वागले साहब ने कॉल दिया, तो देखिए ऑलरेडी स्टॉक ने 1112 का हाई भी मार दिया है, तो एक इमीडिएट स्पाइक आपको आते हुए दिखा है इंडिगो पर। नजर रखिए, काफी तेज खरीदारी चल रही है जहां तक इस स्टॉक का सवाल है। टेक महिंद्रा
एक और स्टॉक है जहां पर आपको नजर रखनी चाहिए। आज सुबह भी हम इस स्टॉक के बारे में बात कर रहे थे और अच्छी गेन्स ऑलरेडी टेक महिंद्रा भी दिखा रहा है इस समय। सिमी जी ने भी इसके बारे में बात करी थी, फिर जय ठक्कर भी आए थे, उन्होंने भी कहा था कि टेक महिंद्रा खरीद कर ही जाना चाहिए। श्रीकांत चौहान साहब भी हमारे साथ हैं। श्रीकांत जी, आप टेक महिंद्रा पर कोई ट्रेड रेकमेंड करेंगे या फिर आज की मूव आ गई है या फिर BTST के लिहाज से इस पर ट्रेड किया जा सकता है? दीपांशु, देखिए वैसे जितने भी IT स्टॉक्स है उन सभी में अच्छी तेजी बनी और मुझे लगता है कि यस, उसके बेसिस पे ये भी स्टॉक चलना ही चाहिए। करंट लेवल्स जो भी है ये है कुछ 581 के आसपास के हैं और यहाँ पे लगता है कि 590 या 593 के लेवल्स को दिखा सकता है। तो BTST के बेसिस बिल्कुल इसको लिया जा सकता है। काफ़ी अच्छे वॉल्यूम्स है और मुझे लगता है कि आखिरी तक और भी जितने भी IT स्टॉक्स है उनमें तेजी बनेगी। तो 581 के स्टॉप लॉस के साथ इसे बाय करें और इसमें बाय करना है हमें 570 के स्टॉप लॉस के साथ और टारगेट 595 के। ओके, तो 570 के स्टॉप लॉस के साथ खरीदिए। 595 तक ये स्टॉक जाने की संभावना रखता है, तो नजर रखिए। जहां तक सवाल है टेक महिंद्रा का, डेज हाई पर ट्रेड हो रहा है, 5% की तेजी वहां पर भी बनती हुई आपको दिख रही है। कुणाल जी, टाटा कंज्यूमर एक स्टॉक जिस पर आपसे पहले भी काफी बार चर्चा हुई है, डेज हाई पर आया, 375 पर ट्रेड कर रहा है, यहाँ पर कोई राय सर? देखिए बिल्कुल दीपांशु, टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट्स टाटा CP में एक ब्रेकआउट आता हुआ नजर आ रहा है। 372 के ऊपर ये ब्रेकआउट हुआ है। कई दिनों का कंसोलिडेशन पूरा हुआ है और एक फ्रेश इंपेटस इस स्टॉक में देखने को मिल रहा है। जो टारगेट है वो 395-400 के रीजन में है, तो मुझे लगता है कि इन स्तरों पर बाय करके चलें। स्टॉक में और ऊपर के लेवल्स देखने को मिलेंगे, तो टाटा CP डेफिनेटली हमारे रडार पर है। बेहतरीन ब्रेकआउट है, तो बिल्कुल बाय करके चलना चाहिए जिनके पास भी पोजीशन है। बिल्कुल, तो टाटा कंज्यूमर पर आप पॉजिटिव व्यू मेंटेन कर रहे हैं और अच्छी गेंस आने की तैयारी में है। चलिए बिगुल बजाते हैं और स्वागत करते हैं विश्वेश जी का, छोटा ऑप्शन बड़ी कमाई के लिए। गुड आफ्टरनून विश्वेश जी, बताइए क्या स्ट्रैटेजी है? देखिए, मेरा ऐसा मानना है कि मार्केट मोर और लेस फ्लैट है और बहुत ज्यादा दूर नहीं है सपोर्ट से, और स्टॉक्स में जिस हिसाब से आज के दिन में मूवमेंट है, बहुत सारे ऐसे स्टॉक्स हैं जो अपने अच्छे सपोर्ट पे और जहां से मूव अप आ सकता है। तो जिसमें से एक स्टॉक है मारुति। तो मारुति में 5600 स्ट्राइक का कॉल ऑप्शन जो करीबन 263 के आसपास चल रहा है, मेरे हिसाब से उसको खरीदना चाहिए। मारुति का 5600 का कॉल ऑप्शन करीबन 263 के आसपास चल रहा है, उसको खरीदना चाहिए। मुझे लगता है 212 रुपए का स्टॉप लॉस रखिए इसमें। और देखिए, जिस हिसाब से मारुति आज के दिन में लोअर लेवल पे 5580 और 5570 की रेंज में आया है और वहां पे बहुत अच्छा सपोर्ट है, मुझे ऐसा लग रहा है कि मारुति के अंदर में यहाँ से 5900 तक की रैली आएगी। तो आई एम एक्सपेक्टिंग अबाउट 100-200 पॉइंट रैली इन द मारुति। तो उस केस में ये एट द मनी जो कॉल ऑप्शन है, इसकी वैल्यू एटलीस्ट 50 से 100 रुपए बढ़नी चाहिए, बिकॉज 0.5 का डेल्टा रहता है। तो उसके अर्थ में 260 पे रिकमेंड किया है हमने। हमारा जो पहला टारगेट होगा वो 320 होगा और दूसरा टारगेट होगा वो 360 होगा और स्टॉप लॉस रहेगा 212 का। बिल्कुल, तो मारुति पर नजर रखिए। आज थोड़ा फ्लैट ट्रेड हो रहा है, बट जैसे विश्वेश जी बात कर रहे थे, स्टॉक वापस पॉजिटिव ट्रेड। एक मिनट में विश्वेश जी से मैं 1 मिनट बात करना चाहता हूँ। विश्वेश जी, पहले अच्छा आपके ऑप्शन दे दो, एक ही है कि और भी है? अनिल जी, आज के दिन में तो एक ही है फिलहाल के लिए, क्योंकि मार्केट थोड़ा सा साइडवेज है, लेकिन ये ट्रेड हो गया। नहीं, अच्छा ये बताओ, ये ऑप्शन वाला जो आप ट्रेड करने के लिए बोल रहे हैं, इसमें तो दिक्कत नहीं है ना? जो दिक्कत है वो बैंक निफ्टी के ऑप्शन में ही है, बाकी स्टॉक वाले में तो नहीं है ना इशू? नहीं सर, मुझे नहीं लग रहा। मेरे सामने बिड आस्क स्प्रेड है और कोई दिक्कत नहीं हो रही सर। ओके, ठीक है, तो बहुत ही बढ़िया। चलिए, ओके। अच्छा, अभी एक जाने से पहले जरा एक बार आपकी राय दीजिए बैंक निफ्टी पर। अनिल जी, आप मुझे पूछ रहे हो? आप खुद ही बैंक निफ्टी के तुर्रम खा है और आपका नहीं, मैंने अभी आज कसम खाई। अरे, मैंने आज कसम खाई कि अभी मैं बचे हुए 1 घंटे में कोई राय नहीं दूंगा, इसलिए मैं आपको पूछ रहा हूँ। हेलो विश्वेश जी, आवाज आ रही है आपको? हेलो, आवाज आ रही है अनिल जी? आवाज आ रही है? हेलो। हाँ, तो मैं ये कह रहा हूँ कि मैंने कसम खाई कि मैं राय नहीं दूंगा, इसलिए आपसे बैंक निफ्टी पे राय पूछ रहा हूँ, बताइए। ओके, मेरा ऐसा मानना है, देखिए अनिल जी,
हम शायद 18 से 17,000 की रेंज में थे, हमने 22,000 का व्यू बनाया था और 22 ना जाके इंडेक्स 21,500 पे फेल हो गया। अब हुआ क्या है अनिल, ये तीसरी बार 21,500 पे एक बेरिश पैटर्न बनी है जिसको इन्वर्टेड हैमर बोलते हैं या हैंगिंग मैन या कुछ भी बोल रहा हो। बेसिकली मुझे नहीं लगता है कि 21,000 से 21,500 की रेंज बहुत जल्दी से निकल जाएगी। ऑन दी अदर हैंड मुझे लग रहा है अभी अगले 3-4 दिनों तक 20,300 20,500 ये रेंज में 200-300 पॉइंट की रेंज में हम बहुत बड़ा कंसोलिडेशन करेंगे। तो वो लिहाज से जो आपने व्यू लिया मेरा भी वही हुआ। स्टॉक पे फोकस कीजिए, बहुत अच्छे ब्रेकआउट हो रहे हैं। टाटा टेक महिंद्रा में अच्छा ब्रेकआउट हो रहा है। मुझे एसआरएफ बहुत अच्छा लग रहा है, करंट लेवल पे 3740 के आसपास। मुझे लग रहा है कि एसआरएफ में कल रिजल्ट है और अच्छा ब्रेकआउट आएगा। मुझे लग रहा है 100 रुपए की तेजी हो जाएगी। स्टॉक्स में मारुति अच्छा लग रहा है, काफी सारे अच्छे स्टॉक है। तो मुझे लग रहा है स्टॉक्स में फोकस करना चाहिए, इंडेक्स में नहीं फोकस करना चाहिए। एक स्टॉक पर आपसे फिर राय लूंगा जाने से पहले, वो है मैक्स फाइनेंशियल। कल आपने उसका पुट ऑप्शन खरीदने की राय दी थी, राइट? जी मैक्स फाइनेंशियल आज थोड़ा मजबूत है लेकिन खबर इसके लिए खराब है और मेरे ख्याल से इस खबर पर वो रिएक्शन देगा। थोड़ी देर में हम वो पूरी डिटेल आपके सामने रखेंगे भी कि निप्पॉन एसेट मैनेजमेंट के पास इनके प्रोमोटर्स के जो गिरवी रखे हुए शेयर थे, मेरे ख्याल से कुछ 50-60 लाख शेयर गिरवी रखे हुए थे, उनमें से उन्होंने अभी तक तो 3 लाख शेयर ही बेचे हैं। इसका मतलब वो बाकी के शेयर भी बेचेंगे और अगर म्यूचुअल फंड मार्केट में शेयर बेचेगा तो जाहिर सी बात है कि नेगेटिव बेयर काफ़ी बातें भी चल रही कि शायद एक निचले स्तरों पर ब्लॉक डील वगैरह हो। तो जिन लोगों ने आपके बोलने पर पुट खरीदा है, पहली चीज़ क्या होल्ड रखें, दूसरी चीज़ क्या चूंकि अब 2-2.5-3% ऊपर है स्टॉक तो क्या और ऐड करना चाहिए सर? मेरे हिसाब से और ऐड करना चाहिए अनिल जी। देखिए आज के दिन में एक स्टॉक जो मुझे बेरिश लग रहा है अलॉन्ग विद MFSL इज LIC हाउसिंग फाइनेंस। LIC हाउसिंग फाइनेंस में भी अनिल जी आज के दिन में जो पैटर्न बना है ना वो खराब है। यहाँ से अगला लेवल जो निकल के आ रहा है वो 210 का निकल के आ रहा है, तो LIC हाउसिंग में शॉर्ट रह सकते हैं। और जहां तक MFSL की बात है अनिल जी, पहले मैक्स तो बताओ पहले मैक्स तो बताओ। ये तो विश्वेश जी एग्जाम देने गए आप और एग्जाम में क्वेश्चन आया आपका कि पाकिस्तान की ज्योग्राफी बताओ, आप बोले मैं तो चाइना का पढ़ के आया था। ऐसा थोड़ी है, आप चाइना भी बता देना, पाकिस्तान का तो बताओ पहले। सर MFSL की बात करते हैं। देखिए मुझे लग रहा है कि ये जो जोन है ना 470 to 480 वो नहीं निकलेगा सर, और अगला लेवल 400 का है। तो मैंने बहुत सोच समझ के कर शॉर्ट भी दिया था, लेकिन मार्केट है और हम गलत होते हैं। लेकिन मुझे बेरिश लगता है, मुझे 400 रुपए के लेवल लगते हैं। मुझे लगता है 480 नहीं निकलेगा सर। ठीक बात है। अच्छा अब बताओ आप LIC हाउसिंग फाइनेंस, वो मैं जानना चाहता हूँ। देखिए मुझे अनिल जी आपको पता होगा लास्ट 2 हफ्तों से मैं कांस्टेंट बुलिश की तेजी बोल रहा था कि NBFC अच्छे लगते हैं, बजाज फाइनेंस बाय दिया, हमारे बोलने के बाद कितनी बड़ी तेजी हुई। आज मुझे ऐसा लग रहा है कि ये स्पेस में मतलब मैं इन सारों को इसी कैटेगरी में फिट करता हूँ। हाउसिंग, हेलो आवाज आ रही है अनिल जी? हेलो, बेरिश है, मैक्स फाइनेंशियल में भी बेरिश है, मंदी करने की राय। और अगर कल आपने पुट खरीदा तो आप एवरेज कर लीजिए ऊपर के दाम पर, ये मानना है विश्वेश जी का। विश्वेश जी शुक्रिया आपका, जितना भी उतने में शुक्रिया कर लीजिए। अब थोड़ा सा रह गया आखिर का, वो कोई बात नहीं, हम एडजस्ट कर लेंगे। पॉइंट नंबर 1 ओके। आइए कुछ और स्टॉक्स जो एक्शन में है भरपूर, उन पर राय ली जाए। IGL 517 का हाई बनाकर अब 504 के आसपास आया है। किरण जी ने सुबह रिकमेंड किया था, किरण जी तो है नहीं, किरण जी के पार्टनर है हमारे साथ, वो है वागले साहब। वागले साहब स्टॉप लॉस रखें या प्रॉफिट बुक करके निकल जाएं? अनिल जी अगर आप पोजिशनली व्यू लेते हो तो अभी भी ट्रेंड इंटैक्ट है, उसके लिए आपका पोजीशन अपने डेट के हिसाब से तो निकल जाना चाहिए, क्योंकि आज के लिए मोमेंटम का हो गया है, अभी मुझे कोई मुंह दिखती नहीं है। बिल्कुल थोड़ी शायद प्रॉफिट बुकिंग आ रही है ऊपरी स्तरों से, बट 493 का अगर आपने स्टॉप लॉस रखा हुआ है तो कोई ज़्यादा परेशानी वाली बात नहीं है जहां तक IGL का सवाल है। स्टॉक तो खैर अच्छा परफॉर्म कर ही रहा है, इस मार्केट में भी होल्ड आउट ज़रूर करते हुए दिख रहा है, तो नज़र रखिए IGL पर। सुमित जी भी हमारे साथ हैं, उनसे भी बात करते हैं कुछ और स्टॉक्स के बारे में जो आज आपको अच्छा एक्शन दिखाते हुए दिख रहे हैं। सुमित जी आपने सुबह कुछ फार्मा स्टॉक्स पर कॉल दी थी, कैरी फॉरवर्ड करनी चाहिए कल के लिए या फिर बुक कर लें? बायोकॉन पर आपकी एक कॉल थी ऑप्शंस के जरिए, वहां पर कोई अपडेट? दीपांशु बिल्कुल कैरी करनी चाहिए। मोस्ट ऑफ द फार्मा स्टॉक्स में ब्रेकआउट है। लुपिन का बात चल रहा था, सन फार्मा का बात चल रहा था, बायोकॉन का बात चल रहा था, कैडिला चार्ट के ऊपर अच्छा दिख रहा है, डॉक्टर रेड्डी चार्ट के ऊपर अच्छा दिख रहा है। तो जो फार्मा स्टॉक्स का आप नाम लेंगे वो फार्मा स्टॉक चार्ट के ऊपर अच्छा दिख रहा है।
तो मेरे को ऐसा लग रहा है कि अगर मार्केट में करेक्शन आती है तो वैसे डिफेंसिव बाय में आता है, तो आईटीसी भी थोड़ी देर चाल में आया, तो ये फार्मा स्टॉक्स के अंदर लॉन्ग पोजीशन होल्ड करके चलना चाहिए। बायोकॉन का जहां तक सवाल है 388 390 के आसपास स्टॉक ट्रेड कर रहा है, पोजीशन होल्ड करना चाहिए। जैसे ही स्टॉक ऊपर में 395 का लेवल तोड़ेगा तो 400 प्लस के लेवल जल्दी ही बायोकॉन में दिखाई देंगे। कोई भी डिप आता है तो इन स्टॉक्स में खरीदारी करें और एग्जिस्टिंग लॉन्ग पोजीशन होल्ड करके चलें। ओके, ये है आपके लिए राय। बायोकॉन पर एग्जिस्टिंग पोजीशन आप होल्ड करके चल सकते हैं। श्रीकांत जी के पास चलते हैं BTSTT कॉल के लिए। बताएं श्रीकांत जी। देखिए, मुझे लग रहा है कि टाटा कंज्यूमर में काफ़ी अच्छा फॉर्मेशन है, एक रिवर्सल पैटर्न बना है, साथ ही साथ उसमें एक असेंडिंग ट्रायंगल का एक कंटिन्यूएशन पैटर्न बना है, और MSCI के एडजस्टमेंट के दिन पे अगर आप देखेंगे तो काफ़ी बड़े वॉल्यूम के साथ उसमें ट्रेड हुआ था। तो करंट लेवल्स मुझे लग रहा है कि टाटा कंज्यूमर के जो चल रहे हैं 377 378 के, यहाँ से ये स्टॉक एक बार 395 या 400 के लेवल्स को भी छू सकता है। तो 1 या 2 दिन या 3 दिन के लिए पोजिशनल ट्रेड है ये। करंट लेवल से बाय करें। स्टॉप लॉस हमें रखना है वो रहेगा 364 रुपए का, और टारगेट्स रहेंगे यहाँ पे 400 के। तो पोजिशनल ट्रेड है, लेकिन करंट लेवल से बाय किया जा सकता है। टारगेट 400 बोला सर आपने श्रीकांत जी? हाँ, 400 के टारगेट। ओके, ये है आपके लिए टाटा कंज्यूमर पर खरीदारी की राय। अभी थोड़ी देर पहले कुणाल जी भी इस पर पॉजिटिव व्यू दे रहे थे, तो वहां पर भी आप नजर रखिए। कुछ और स्टॉक्स जो आज फोकस में हैं उनमें से एक है SRF। इसके नतीजे आने वाले हैं कुछ ही देर में, मार्केट क्लोजिंग के बाद एक्सपेक्टेड है। क्या है बाजार का अनुमान? प्रीव्यू तैयार है संदीप ग्रोवर के पास। बताएं संदीप। देखिए दीपांशु, इनकी जो आय है वो जरूर आपको फ्लैट नजर आएगी, बेहद सपाट है, 0.3% की ग्रोथ आएगी, लेकिन बाकी पैरामीटर्स पे आप देखिए, कामकाजी फ्रंट पे, मार्जिन के फ्रंट पे, मुनाफे के फ्रंट पे अच्छी ग्रोथ आपको नजर आएगी। देखिए इनका जो केमिकल कारोबार है, अमूमन हम देख रहे हैं केमिकल कंपनी के नंबर अच्छे आ रहे हैं, इनका केमिकल कारोबार भी अच्छा परफॉर्म करेगा, जिससे आय और मुनाफे दोनों को इस बार सपोर्ट देखने को मिलेगा। बाकी सेगमेंट्स में, ऑटो सेगमेंट में कमजोरी, और साथ ही साथ जो थाईलैंड प्लांट बंद हुआ उससे इनका जो टेक्निकल टेक्सटाइल कारोबार है वहां पे जरूर इस बार दबाव देखने को मिलेगा। पैकेजिंग फिल्म्स की जहां तक बात है, वहां पे भी आय में करीब 10% के आसपास का ड्रॉप आएगा। जैसे मैंने कहा, लॉकडाउन का जो इम्पैक्ट है वो इस बार नंबर्स पे साफ तौर पे देखने को मिलेगा, लेकिन जैसे मैंने कहा, केमिकल कुछ अच्छे सेगमेंट्स में से एक है, और जहां पे अच्छे मार्जिन से एंजॉय करते हैं वहां पे बिक्री बढ़ती हुई दिखेगी, जिस वजह से ओवरऑल इनका जो मार्जिन प्रोफाइल है उसमें इस बार इंप्रूवमेंट देखने को मिलेगा। 0.19% वाले मार्जिन 0.21% के आसपास इस बार आएंगे, और मुनाफे में करीब 18% के आसपास ही ग्रोथ देखने को मिलेगी। इसमें इनफैक्ट आप देख सकते हैं कि जो इनका मजबूत फ्लोरो स्पेशलिटी सेल्स है वो भी, और उसके साथ साथ एक बड़ा फैक्टर है रुपए की कमजोरी का, जो कि केमिकल सेक्टर के लिए ओवरऑल काफी अच्छा प्ले आउट किया है। तो रुपए की कमजोरी और साथ ही साथ कुछ अच्छे मार्जिन वाले प्रोडक्ट्स की ज्यादा बिक्री के चलते इस बार भले ही आपको बिक्री फ्लैट नजर आएगी, लेकिन बाकी पैरामीटर्स पे अच्छी ग्रोथ आएगी। अब मैनेजमेंट लॉकडाउन को लेके जो असर आया उसका क्या आंकलन करता है, वो उसके ऊपर कमेंट्री, और साथ ही साथ टेक्निकल टेक्सटाइल्स ये कारोबार कमजोर रहेगा, लेकिन उसके ऊपर जो मैनेजमेंट की कमेंट्री है वो बेहद अहम रहेगी। बिल्कुल, तो नजर रहेगी SRF, और नतीजों से पहले काफी एक्टिव ट्रेड हो रहा है यहाँ पर, 2-2.5% की तेजी है। जैन साहब, SRF को ट्रैक करते हैं, कोई व्यू है सर इस कंपनी पर? कमेंट्री पर क्या वॉच करना चाहेंगे? नहीं, बिल्कुल। देखिए, केमिकल सेक्टर तो फेवरेट सेक्टर्स में से है। सबसे पहले मेरा फार्मा तो है ही है, अभी भी है। फार्मा में तो बहुत स्टॉक्स रेकमेंड किए, फिर बाद में केमिकल्स में एक के बाद एक रेकमेंड किया, और SRF सर्टेनली मैं थोड़ा कम रेकमेंड किया हुआ हूँ, क्योंकि FNO का पार्ट रहता है और थोड़ा ज्यादा लार्जर कैप होती है, तो मैं थोड़ा सा दूर रहता हूँ। हालांकि बहुत बढ़िया है, जिन्होंने ले रखा वो होल्ड करके रखे। मुझे लगता है कि जिस तरीके का परफॉर्मेंस, जिस तरीके का पास्ट है, और जो सेल्स की ग्रोथ है वो बहुत बढ़िया, 28% की कैगर से कंपनी ग्रो करती है। बट मैं फिर भी ये कहूंगा कि अतुल लिमिटेड, भारत रसायन, ये नवीन फ्लोराइन, ये स्टॉक्स मैंने काफी बार रेकमेंड किया है, वहां पे मैं अभी भी इंटैक्ट है मेरी बाय रिकमेंडेशंस। मुझे लगता है कि अतुल लिमिटेड सर्टेनली इस सेक्टर में बहुत बढ़िया है। बाकी SRF इज अ होल्ड फ्रॉम माय साइड। ओके, NIT लिमिटेड के रिजल्ट्स आए, 23 करोड़ से मुनाफा घटकर 60 लाख रुपए, लगभग यूं कह सकते हैं कि मुनाफा पूरा निकल गया, खाली नुकसान में नहीं आई कंपनी, उतना ही है। तो मुनाफे का आंकड़ा
सिर्फ 60 लाख रुपए का है, 23 करोड़ से घटकर। ये है आपके लिए NIT लिमिटेड के नतीजे। कुणाल जी चार्ट तैयार कर लीजिए, मैं आपके पास आ रहा हूँ। तब तक एक बार आय का आंकड़ा भी रख दूं हमारे दर्शकों के सामने। आय 219 करोड़ से घटकर 211 करोड़, तो नतीजे थोड़े से कमजोर दिख रहे हैं पहली नज़र में। चार्ट पर 5% नीचे स्टॉक, 5% के सर्किट वाला ये बड़ा है ये। अरे जी देखिए, चार्ट पर अगर आप देखें तो एक ब्रेकडाउन आता हुआ नजर आ रहा है। मुझे जो बड़ा सपोर्ट है वो 86 रुपए के आसपास नजर आ रहा है। अभी 88 का भाव है, तो इन स्तरों पर कोई ट्रेड बनता नहीं है। मुझे लगता है कि वेट एंड वॉच करना चाहिए। अगर आपके पास पोजिशनल ट्रेड है, काफी वक्त से आपने रखा हुआ है, तो एक 86 रुपए का स्टॉप लॉस रखें, इसके नीचे जाने पर एग्जिट कर लीजिएगा। अदरवाइज होल्ड करें। मुझे लगता है एक दायरे का कारोबार देखने को मिलेगा और 90 से 86 के बीच ही ये स्टॉक कुछ समय बिताएगा। तो इन स्तरों पर कोई ट्रेड नहीं करने की मेरी राय। ओके, कोई ट्रेड ना करें, छोड़ दें। कैश का स्टॉक है, वैसे भी ट्रेड करना ज़्यादा कोई ऐसा दम वाली बात है नहीं। आइए, इस बीच बाजार 10,000 से थोड़ा सा नीचे, 10,000 के आसपास ही घूम रहा है निफ्टी, और डेटा मेरे पास है नहीं ऑप्शंस के बैंक निफ्टी के बराबर ढंग से, तो मैंने देखे भी नहीं है। 20,400 के आसपास बैंक निफ्टी है, तो ये इस वक्त आपके लिए निफ्टी और बैंक निफ्टी के डेटा आपके सामने 20,350 हो डे लो की तरफ बढ़ने की तैयारी होती हुई दिख रही, तो बहुत अच्छे तो दिख नहीं रहे। हाँ, स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन भरपूर है, काफ़ी स्टॉक्स ऐसे हैं जो तेजी के साथ ट्रेड करें, लेकिन चोला फाइनेंस अब 10% का सर्किट, बंधन बैंक 6.5%, बंधन RBL PEL उज्जीवन। जैन साहब, जब भी ये कमज़ोर होते हैं तब आपको कैसी फीलिंग आती है, स्पेशली ये बंधन RBL उज्जीवन पीरामल इंडसइंड? आपको जवाब पता है अनिल जी, और हम तो हरदम बात करते हैं और आप ये क्वेश्चन जरूर से टॉस भी करते हैं। अवॉइड बैंकिंग एंड फाइनेंशियल्स, काफी बार आपने भी बोला है, बट बॉटम पे हमने दिलवाया भी है, आपने भी दिलवाया है चैनल के माध्यम से, और एक लेवल आ गया। और अभी थोड़ी देर पहले जब आपने बोला सेल ऑन राइज है, देखिए बहुत बड़ा बाउंस आ गया नीचे से। हालांकि जितनी उम्मीद थी कि जितनी खराब होगी स्थिति कलेक्शन वाइज और ये सब थोड़ा थोड़ा आ रहा है, ऐसा नहीं है। बट जो मोराटोरियम वाली न्यूज है वो बड़ी तलवार है, 12 तारीख तक बहुत बड़ी तलवार है, और देखिए किस तरीके से चीजें पैन आउट होती है। बट मैं यही कहता हूँ कि रिस्क लेना क्यों है, और ये जो छोटी NBFC है वहां पे ध्यान देना नहीं है हमें। तो जो एकदम क्लियर पिक्चर दूं मैं, तो PSU में मुझे SBI में जाना है, थोड़ा बहुत BOB में दिमाग लगाएंगे, और गोल्ड लोन्स वाली कंपनी जो है मुथूट फाइनेंस, वो ऑलरेडी देखिए 700-800 से मेरे अलावा सारे एनालिस्ट ने सबने ही दिया है, और अभी भी 900 के ऊपर बहुत मजबूती से ट्रेड कर रहा है। HDFC लिमिटेड बहुत बढ़िया लगता है मुझे, जिन लेवल्स पे अभी है, एक बार बड़ी मूव दे चुके नीचे से, बट वो तो बहुत स्पेसिफिक रहना है। सेक्टर वाइज तो मुझे अच्छा लगता नहीं है, बट इसके अंदर जो अच्छे स्टॉक्स है वहां पे ध्यान देना है। और ये जो छोटे स्टॉक्स है इन्होंने डाउन दिया है, इक्विटास, उज्जीवन सब, बट कॉशियस रहना बहुत जरूरी है अनिल जी, क्योंकि जिस तरीके के ये लोग जो रेट्स दे रहे हैं अपने सेविंग्स बैंक अकाउंट पे और इन पे, वो मुझे अच्छा नहीं लग रहा। मतलब समहाउ एक यस बैंक का केस हमने सामने देखा है, और फिर वापस से ये लोग भी डिपॉजिट्स को गार्नर करने के लिए जो सेविंग्स बैंक पे जो ये SFBs दे रहे हैं, आई थिंक काफी हायर साइड पे है एज कंपेयर टू द बिगर बैंक्स एंड बिगर कजन्स। तो कैसे कम्पीट करेंगे ये समझ में नहीं आता। ओके, तो ये है राय आपके लिए बैंक्स और ये तमाम NBFC स्टॉक्स पर। सुमित जी तैयार है अपने सैटेलाइट के साथ। सुमित जी ब्रॉडर मार्केट को देख रहे हैं, इंडेक्स को नहीं, और सैटेलाइट तैयार है अंतरिक्ष में जाने के लिए। बताएं सर। अनिल जी, जो स्टॉक अभी रडार पे आया है वो पिछले 1-1.5 महीने के हाई तोड़ रहा है। कल परसों के ऊपर ये हाई के ऊपर ट्रेड कर रहा है। 572-573 के आसपास भाव है अभी। स्टॉक का नाम है परसिस्टेंट सिस्टम। परसिस्टेंट सिस्टम स्टॉक का नाम है। स्टॉक के अंदर यहाँ से मोमेंटम ऊपर का देखने को मिलना चाहिए। स्टॉक के अंदर कल परसों के हाई अभी ब्रेक हो रहे हैं, और जिस तरह से IT स्टॉक्स में एक एक करके मोमेंटम आ रहा है, ये स्टॉक यहाँ से ऊपर का मूव दिखाना चाहिए। इस स्टॉक के अंदर मेरे को ऐसा लग रहा है कि ऊपर में 590 से लेके 600 तक का अपसाइड मूव देखने को मिल सकता है। कैरी ओवर के लिए कॉल है 2 से 3 दिनों के लिए। 590 इसका पहला टारगेट होगा, 600 इसका दूसरा टारगेट होगा, और नीचे में स्टॉप लॉस भी बहुत छोटा सा बैठ रहा है, 560 के आसपास। 10-12 रुपए का स्टॉप लॉस है। ऊपर में टारगेट 590 से 600 तक के देखने को मिल सकते हैं। जैसे ये 574-575 के ऊपर सस्टेन करना स्टार्ट होगा, तो स्टॉक के अंदर फिर एक स्पर्ट देखने को मिलेगा, जिसमें हमको टारगेट आएंगे 590 से 600 के। ओके, ये है आपके लिए राय खरीदारी करने की। परसिस्टेंट सिस्टम कैश मार्केट के स्टॉक्स आज एक्शन में है, और ऐसे में अब ये एक्शन कैश स्टॉक्स में IT शेयरों के कैश स्टॉक्स में भी एक्शन बढ़ता हुआ दिखा। आइए, मैक्स फाइनेंशियल्स को लेकर एक स्पेसिफिक रिसर्च है और कुछ इंटरेस्टिंग डेटा है जो पूजा के पास हैं, और
क्यों इस स्टॉक में बिकवाली घर आ सकती है, थोड़ी बिकवाली आ सकती है, ये बताने की कोशिश कर रही है पूजा। पूजा बताइए क्या है वजह? जी, अभी कुछ देर पहले मैक्स फाइनेंशियल को लेकर एक अपडेट आया कि निप्पॉन लाइफ इंडिया ट्रस्टी फंड ने करीब 3 लाख शेयर्स बेच दिए हैं कंपनी के, और कुल जो 3.55% गिरवी रखे शेयर थे उसमें से आज निप्पॉन लाइफ के पास जो मैक्स फाइनेंशियल गिरवी रखे शेयर्स थे उसमें 0.11% हिस्सेदारी बेच दिया। यहाँ हम आपको बता दें कि मैक्स फाइनेंशियल पर काफी समय से प्रमोटर के जो गिरवी रखे शेयर है उसका हैंगओवर भी है, और करीब 95% जो हिस्सा है वो मैक्स फाइनेंशियल का गिरवी है। अब इसमें हम आपको बता देते कि निप्पॉन लाइफ के पास जो गिरवी पड़ा हिस्सा था वो कितना था, 3.56% था बिक्री से पहले, और अब जो आज बिक्री हुई है उसके बाद ये जो हिस्सा है वो 3.45% रह गया है। तो ये जो गिरवी रखा हिस्सेदारी बेची गई है निप्पॉन लाइफ की तरफ से, ये कहीं ना कहीं कंसर्निंग फैक्टर है। हालांकि मैक्स फाइनेंशियल की तरफ से यहाँ पर सफाई आई है कि निप्पॉन लाइफ से उन्होंने कोई भी कर्ज नहीं लिया, और ये जो हिस्सेदारी बेची गई है ये म्यूचुअल फंड की हिस्सेदारी बेची गई है। लेकिन इस पर जो भी और भी डिटेल्स आती है वो अवेटेड हैं। अभी ये जो खबर आ गई वो आने वाले समय में हो सकता है कि मैक्स फाइनेंशियल के लिए कुछ दिक्कतें खड़ी करें। तो मैक्स फाइनेंशियल के लिए ये हो सकती है मुश्किल। निप्पॉन एसेट मैनेजमेंट को जो इन्होंने गिरवी रखा था वो हिस्सा बिक सकता है। तो अभी पूजा कितना बिका है और अभी काफी कुछ बिकना बाकी है क्या? पूजा, क्या आप तक मेरी आवाज पहुंच रही है? ओके, लगता है पूजा तक आवाज़ नहीं। पूजा को लगा होगा चलो मेरा तो जितना लिंक है मैंने बोल दिया, अब मैं रख देती हूँ। चलिए ठीक है, तो उन्होंने उनको जितना बताना था बता दिया, और बाकी अब मैं अपनी तरफ से मैं अब रख देता हूँ आगे। जैन साहब क्या कहेंगे आप? अभी विश्वेश जी भी कह रहे थे कि यहाँ पर उन्होंने पुट खरीदने की राय दी थी। प्रमोटर्स का जो हिस्सा गिरवी है जो उन्होंने रखा हुआ है निप्पॉन के पास में, उन्होंने अभी तक तो 3 लाख शेयर ही बेचे हैं। अभी अच्छी खासी और बिकवाली का बाकी है। ये भी चर्चाएं चल रही कि शायद कुछ बड़े ब्लॉक डील्स भी हो सकते हैं। तो क्या इस स्टॉक में एक बार प्रॉफिट बुकिंग करनी चाहिए? अगर किसी के पास है तो क्या राय होगी आपकी? बिल्कुल अनिल जी, देखिए मैं, अगर आपने ध्यान दिया हो, मुझे संभाव ये स्टॉक के वैल्यूएशंस पास्ट में भी समझ में नहीं आए थे, और मुझे जब क्लैरिटी नहीं आती है तो ठीक है, काफी लोगों ने रेकमेंड भी किया होगा और चला भी है स्टॉक, ऐसा नहीं है कि नहीं चला, बट समहाउ जब हमारे पास इतने सारे ऑप्शन है तो हम दूसरों में दिमाग ज्यादा लगाएंगे, और ज्यादा जो इजियर बैलेंस शीट्स है, जैसे कि थोड़ी देर पहले नाम इंडिया भी काफी बार रेकमेंड किया हुआ है, या HDFC AMC, HDFC लाइफ, फाइनेंशियल सर्विसेज में तो अच्छे खासे स्टॉक्स है, और ये तो वैसे भी मुझे लगता है कि निकल जाना चाहिए। जो आपने कहा कि प्रॉफिट बुकिंग भी करनी चाहिए, और जो विशेष जी ने भी कहा, मुझे लगता है कि टेक्निकली तो खराब होगी, और ये फंडामेंटली भी जहां पे भी प्लेजिंग आती है तो मैं काफी कॉशियस रहता हूँ। मैं मतलब ओवरऑल आई विल नॉट एडमिट द फैक्ट दैट कि प्रोमोटर्स प्लेज रख के काम करते हैं, तो थोड़ा सा मैं कॉशियस हो जाता हूँ। इवन 5% ही हो, 10% ही हो, बहुत कॉशियस रहता है। ओके, थोड़ा सावधान रहे है तो प्रॉफिट बुक करें। विश्वेश जी भी आपको टेक्निकली और वायदा कारोबार के लिहाज से पुट ऑप्शन खरीदने की राय दे रहे हैं, और यहाँ पर प्रोमोटर्स की स्टेक अगर मार्केट में बिकती तो थोड़ा सा, जब तक ये ना हो जाए उसके बाद भले ही खरीदिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। एक बार ये मामला सारा सेटल हो जाए, सेलिंग प्रेशर खत्म हो जाए, जैसे कि आज HDFC लाइफ में हुआ, बराबर ना, 2 दिन स्टेक बिकी, सेलिंग प्रेशर खत्म, स्टॉक ऊपर। या फिर आपको रिस्क नहीं कि चलो ठीक है 5-50 रुपये नीचे देखना पड़ गया और वापस आ जाएगा, 400-450 में कहीं डील होगी वापस ऊपर आ जाएगा, तब तो एक अलग बात है, वो तो एक अलग लॉन्ग टर्म वाली बात तो ठीक है फिर। लेकिन जिनको अगर शॉर्ट टर्म ही देखना है तो वो थोड़ा सा सावधान रहें, क्योंकि HDFC लाइफ में जैसे 2 डील हुई है, वो 2 डील हो जाए उसके बाद खरीदेंगे तो ज़्यादा सेफ रहेंगे। आइए, श्रीकांत जी और सुमित जी दोनों को चाहिए BTSTT का बिगुल, लेकिन अफसोस सुमित जी, श्रीकांत जी फोटो फिनिश में आगे निकले हैं आपसे। पहले बिगुल श्रीकांत जी के लिए। बताएं सर। थैंक यू अनिल जी। देखिए, वैसे सुमित जी भी जो स्टॉक निकालते हैं मोर और लेस उसी चेकलिस्ट पे आ जाते हैं, लेकिन वही होता है कि थोड़ा मेरी तरफ से जो स्टॉक होता है वो लार्ज कैप का होता है, थोड़े और मिड साइज में और अच्छे मोमेंटम वाले स्टॉक को पकड़ लेते हैं। तो चलो मैं पहले लार्ज कैप स्टॉक के साथ शुरुआत कर लेता हूँ। और यहाँ पे वेदांता में काफ़ी अच्छा फॉर्मेशन बना है अनिल जी, और मुझे लगता है कि ये स्टॉक शायद 108 या 109 के लेवल्स को छू सकता है, और काफ़ी नज़दीक का स्टॉप लॉस है। 102 रुपये के स्टॉप लॉस के साथ इसे बाय किया जा सकता है आज या कल के लिए, और हम टारगेट्स रखेंगे यहाँ पे 109 रुपये।
हेलो 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 श्रीकांत जी, एक बार फिर से दोहराएंगे, आपकी आवाज कट गई थी। हाँ सर। अच्छा अनिल जी, देखिए वेदांता पे बाय करना है। 104 के करीब अभी ये ट्रेड कर रहा है। 102 रुपए का स्टॉप लॉस रखना है और 109 रुपए का टारगेट आज या कल के दिन में ये छू सकता है। ओके, एक ही स्टॉक है या और भी कोई कॉल है आपके श्रीकांत जी? साथ ही साथ मुझे और एक स्टॉक देना है क्योंकि आज वैसे काफ़ी आईटी स्टॉक्स में मोमेंटम है। मुझे लगता है कि इन्फोसिस भी एक ऐसा स्टॉक है जिसे हम लेके जा सकते हैं क्योंकि पिछले 3 दिनों से इसमें कंसोलिडेशन हो रहा है। HCL टेक, TCS जैसे स्टॉक चल चुके हैं, तो मुझे लगता है अभी इन्फोसिस की बारी है। और जैसे कि बैंक निफ्टी में दबाव बना है लेकिन ओवरऑल मार्केट 10,000 के ऊपर है, तो शायद IT इंडेक्स सपोर्ट कर सकता है ओवरऑल मार्केट को, ब्रॉडर मार्केट को। और इसी वजह से मुझे लगता है कि इन्फोसिस एक स्टॉक ऐसा है जिसे बाय करके चल सकते हैं। 708 रुपए के करीब अभी ये ट्रेड कर रहा है अनिल जी। हमें यहाँ पे स्टॉप लॉस रखना है 701 रुपए का और टारगेट्स रहेंगे यहाँ पे 725 रुपए के। ओके, ये है आपके लिए इन्फोसिस में भी खरीदारी की राय। वेदांता और इन्फोसिस दोनों ही स्टॉक यहाँ पर खरीदारी करने की राय है श्रीकांत जी की तरफ से। इनमें आप बना सकते हैं पोजीशन। तेजी के ट्रेड दोनों ही तरफ से आपके आते हुए दिख रहे हैं। अब सुमित जी तैयार हैं और सुमित जी के लिए बिगुल BTST का। बताएं सुमित जी। अनिल जी, स्टॉक का नाम है HCL टेक। बहुत बढ़िया मोमेंटम है। स्टॉक ने 5 मार्च का जो हाई है वो ब्रेक करने आ गया है, यानी ऑलमोस्ट 2-2.5 महीने के हाईस पे स्टॉक आ चुका है। स्टॉक में जस्ट अभी मोमेंटम स्टार्ट ही हुआ है। HCL टेक में यहाँ से और भी ऊपर का मूव देखने को मिलेगा। 580-581 के ऊपर अगर मोमेंटम देखने को मिलता है और क्लोजिंग हो जाती है तो स्टॉक में बहुत बढ़िया स्पॉट देखने को मिलेगा जिसमें 600 रुपए तक के स्तर HCL टेक में देखने को मिल सकते हैं। नीचे में 560-565 का सपोर्ट है, तो 560-565 का लेवल जब तक नहीं टूटता तब तक जिन्होंने पोजीशंस बनाई है वो अपनी पोजीशंस को होल्ड करके चले। यहाँ पे फ्रेश बाय का व्यू रहेगा। 582 के ऊपर क्लोजिंग मिलने पे 600 रुपए तक के स्तर HCL टेक में 1 से 2 दिनों के अंदर देखने को मिल सकता है। HCL टेक 560-565 की रेंज में स्टॉप लॉस लगाएं। 580 के आसपास आप खरीदारी करें। और सुबह आज कुणाल जी और राकेश जी ने 571-72 में खरीदारी करने की राय दी थी। 585 के टारगेट पहले टारगेट और 592 के दूसरे टारगेट के लिए 600 का टारगेट इस वक्त सुमित जी का भी है। आइए, कोरोना को लेकर एक इंटरेस्टिंग डिटेल्स और रिसर्च निकाली है संदीप ग्रोवर ने, उनसे समझते हैं। संदीप बताइए। देखिए सर, हमने अभी तक जितने भी नतीजे आए हैं उसका आंकलन किया है और उसमें से कुछ ऐसे स्टॉक्स निकालने की कोशिश करी है जिनका प्रदर्शन बहुत शानदार है जहाँ तक नतीजों की बात है, और इसीलिए हमने इनको नाम दिया है कोरोना फाइटर्स। देखिए, फाइट तो बहुत लोग कर रहे हैं कोरोना से, लेकिन ये वो 9 ऐसे स्टॉक्स हैं जिनके कोरोना के बावजूद भी नंबर्स बेहद शानदार देखने को मिले हैं। और ये 9 कंपनी जिनकी मैं बात कर रहा हूँ अनिल जी, उसमें से 4 कंपनियां अगर आप देखें तो आपको फार्मा स्पेस की नजर आएंगी, जिसमें औरोबिंदो फार्मा एक है, एलेम्बिक फार्मा है, अजंता फार्मा है और साथ साथ एस्टेक लाइफ साइंसेज। इनफैक्ट एस्टेक लाइफ साइंसेज की तो आप बात करें तो यहाँ पे तो जबरदस्त परफॉर्मेंस देखने को मिला है जब से इसके नंबर्स आए हैं। मुनाफा आप देखिए करीब 2.5 गुना बढ़ता हुआ दिखा था, आय भी 35% बढ़ी थी। इस तरह से 2 कंपनियां और हैं जिसमें आप देखिए घाटे से मुनाफे में आई है। एक तो है कावेरी सीड जिसमें 20% का सर्किट लगा था, और बेयर क्रॉप साइंसेज यहाँ पे भी आप देखिए घाटे से मुनाफे में कंपनी इस बार आती हुई दिखी थी। इसके अलावा एलेम्बिक फार्मा देखिए 81% मुनाफा बढ़ा था, औरोबिंदो फार्मा का मुनाफा 45% बढ़ा है, और 20% से ज्यादा ग्रोथ वाली कंपनियों में अगर आप देखें तो आपको HCL टेक और ICICI सिक्योरिटीज नजर आएंगे जहां पे बेहद शानदार परफॉर्मेंस देखने को मिला। अब हमने इनके जो वैल्यूएशंस हैं, इनके जो रिटर्न प्रोफाइल्स हैं वो भी निकालने की कोशिश करी है। आप देखिए ज्यादातर कंपनियां आपको बेयर क्रॉप साइंसेज को छोड़ दीजिए तो ज्यादातर कंपनियां आपको महंगी नहीं नजर आएंगी। हालांकि इसमें 20 के ऊपर के पी वाली कंपनियां अगर आप देखें तो उसमें आपको अजंता फार्मा, ICICI सिक्योरिटीज, इंडिया एनर्जी एक्सचेंज और एस्टेक लाइफ, ये वो ऐसी 4 कंपनी जो कि आपको 20 के पी मल्टीपल पे या उसके ऊपर नजर आएंगी। बाकी तमाम कंपनियां आप देखिए 10 से लेकर 16 तक के या 18 तक के जो पी मल्टीपल्स है उस पे ही आपको नजर आएंगे, और उनके जो रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड है वो भी आपको काफी बेहतरीन नजर आएंगे। खासतौर पर इंडिया एनर्जी एक्सचेंज तो देखिए 67% है, और ICICI सिक्योरिटीज के केस में 53% के आसपास की रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड आपको नजर आएगी। रिटर्न के मामले में अजंता फार्मा को छोड़ दीजिए जो कि 3% नेगेटिव रिटर्न दिया है, लेकिन बाकी तमाम स्टॉक्स देखिए 8%। HCL टेक जैसा स्टॉक 1 महीने
महीने में चलता हुआ दिखा है। इसके अलावा कावेरी सीड, जैसे मैंने कहा सर्किट लगा था 33%, ये भी चल चुका है क्योंकि नंबर्स आए हुए ज़्यादा दिन नहीं हुए। और एस्टेक लाइव जिसके नंबर्स बेहद शानदार आए थे, यहाँ पे आप देखिए 61% तक की जो ग्रोथ है रिटर्न वाइज अगर आप देखिए पिछले एक महीने में देखने को मिल चुकी हैं। तो 9 ऐसी कंपनियां हैं जो कि अब तक कोरोना फाइटर्स बन के सामने आती हुई देखिए। इनफैक्ट अनिल जी अगर आप अलाउ करें तो आज एक 10वीं कंपनी है वो भी ऐड हुई है इसमें। अच्छा, कौन सी? कि अभी थोड़ी देर पहले ही आपने नतीजे देखे होंगे पीएनबी गिल्ड्स के, मैं उसके नतीजे देख रहा था। वो कंपनी भी आप देखिए टर्न अराउंड दिखाया, उसने भी घाटे से मुनाफे में आई है। और आप देखिए जब मैंने लास्ट देखा था तो 20% का ऊपरी सर्किट था उस स्टॉक में। अच्छा, क्या बात है, वंडरफुल। पीएनबी गिल्ड्स तो मुझे लगता है जिन साहब आपने रिकमेंड किया हुआ है पहले स्टॉक, अगर मुझे सही याद है तो। क्या बात है अनिल जी, आपको बिल्कुल बिल्कुल सालों साल की बातें याद रहती है, वाह मजा आ गया। एक्चुअली मैं बहुत पहले रेकमेंड किया, और इसकी खास बात क्या है, ये स्टॉक भी ये ट्रेडिंग करती है, ये जो बॉन्ड्स और ये जो डेट सिक्योरिटीज होती है उनमें ट्रेडिंग करती है। कंपनी थोड़ी अलग टाइप की बैलेंस शीट है, और जब भी आप देखेंगे इंटरेस्ट रेट्स में और इनमें जब भी चेंजेस आएंगे तो ये कंपनी पर, और बहुत ही वॉलेटाइल बैलेंस शीट है, तो इसमें भी हमें ट्रेडिंग करना चाहिए, इन्वेस्टमेंट के तौर पे ट्रेडिंग करना चाहिए। डिविडेंड यील्ड बहुत बढ़िया है, इसमें 5% का डिविडेंड यील्ड है, तो जब भी कमाती है डिविडेंड यील्ड भी देती है। और अभी लेवल ऐसा है, यहाँ से डाउनसाइड रिस्क लगती नहीं है। ये 28-30 रुपए के लगभग आए लीजिए, और ऊपर करीब कई बार हमने 40 पे 45 60 का भी लेवल बनाया हुआ है। तो अनिल जी आपने सही याद रखा कि हमने 20-22 रुपए से भी रेकमेंड किया हुआ है, 28 पे भी अब ये लेवल, और आज आई थिंक अब ऑलरेडी 20% सर्किट पे है। और ये जो लिस्ट संदीप जी ने बोली है बहुत ही बेहतरीन है, उसमें IEX मेरा आत्मनिर्भर शेयर में रेकमेंड किया हुआ था, ICICI सिक्योरिटीज रेकमेंडेड है, बेयर क्रॉप साइंसेस तो राकेश जी के साथ जो मोन्सेंटो हो गया, ओरो फार्मा, अजंता, ये सारे के सारे रेकमेंडेड स्टॉक है, और बहुत बढ़िया कोरोना फाइटर्स। तो आई थिंक पीएनबी गिल्ड्स अब नहीं लें, अब थोड़ा सर्किट लगा हुआ है, थोड़ा वेट करेंगे, फिर नीचे आएगा तब लेंगे, क्योंकि मार्केट वॉलेटाइल और फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स को लेकर थोड़ा अभी रहेगा। तो मैं एक बार कहूंगा कि वेट एंड वॉच करेंगे। वेट एंड वॉच करेंगे, पर पीएनबी गिल्ड्स अच्छा स्टॉक है और नतीजे भी अच्छे थे, और जैसे संदीप हाईलाइट भी कर रहे थे, मूवमेंट भी आप आते हुए देख रहे हैं। थिएटर स्टॉक्स में बढ़िया स्पाइक आते हुए दिख रहा है। आइनॉक्स लीजर पुल करिए और उसके बाद पीवीआर पुल करिए, एक शानदार स्पाइक आया है दोनों के दोनों स्टॉक्स में, बल्कि वायदा कारोबार में थर्ड बिगेस्ट गेनर है इस समय पीवीआर। बंसल जी, इस हफ्ते आप लोगों ने पीवीआर पर खरीदारी की राय दी थी, वो तो टारगेट्स आ ही गए हैं, पर अभी देखिए जिस तरह का मूव आ रहा है, एक फ्रेश ट्रेड बन रहा है पीवीआर में। बिल्कुल दीपांशु, मैं और कुणाल जी इसी पे विचार विमर्श कर रहे थे। समय का अभाव है इसलिए बिगुल की गुजारिश नहीं करी। टेक्निकली स्टॉक में एक ब्रेकआउट देखने को मिल रहा है, और पीवीआर में जो गेन्स हैं डेफिनेटली एक्सटेंड हो सकते हैं ऊपर में 1115 1130 तक ये स्टॉक जाने का दमखम रखता है। तो बिगुल बजा दें आपके लिए चार्ट कॉर्नर का पीवीआर का? नहीं दीपांशु, रुकना चाहेंगे टूवर्ड्स क्लोजिंग, अभी थोड़ा सा रिस्क लगता है। तो चार्ट ठीक है, किसी ने ले रखा है तो होल्ड करें, बिगुल नहीं चाहेंगे चार्ट कॉर्नर का। ठीक है, पर मूवमेंट जरूर आ रहा है पीवीआर में, तो नजर रखिए, यहाँ पर आपको अच्छी गेन्स आती हुई दिखेंगी। वागले साहब, आईटी स्टॉक्स की बात हो रही है, माइंट्री की चार्ट देखिए, वहां पर भी एक अच्छा मूवमेंट आते हुए दिख रहा है, 3.5-4% ऊपर है इस समय स्टॉक। माइंट्री पर क्या राय होगी आपकी? दीपांशु, मुझे ये स्पेस अच्छा लग रहा है। हालांकि माइंट्री थोड़ा इलिक्विड है, लेकिन पैटर्न बहुत ही अच्छा है। थोड़ा सा लंबा स्टॉप लॉस होगा। नॉर्मली मैं 1 से 1.5% का स्टॉप लॉस प्रीफर करता हूँ। मेरा 922-23 का स्टॉप लॉस होगा, अभी 940-941 है। मुझे लगता है ये 970 की तरफ अगले 1 से 2 दिनों में जाने के अच्छे चांसेस है। पैटर्न काफी पॉजिटिव है। ये स्टॉक और HCL टेक, ये 2 स्टॉक मुझे अच्छे लग रहे हैं ये स्पेस में। बिल्कुल, माइंट्री HCL टेक दोनों पर नजर रखिए। डीएस हाई पर ट्रेड करते हुए दिख रहा है, एक स्पाइक आया है माइंट्री पर इस समय, और HCL टेक पर भी देखिए, थोड़ी देर पहले कॉल भी आया था इस पर और पहले भी आ चुका है।
बढ़िया ट्रेड हो रहा है। टेक महिंद्रा 5% की तेजी के साथ ट्रेड कर रहा है। इन्फोसिस पर आपको खरीदारी आती हुई दिख रही है। आज सुबह टीसीएस भी आपको एक्शन में दिखा था। तो आईटी एक ऐसा बास्केट है लंबे समय बाद फोकस में आ रहा है और एज अ बास्केट सारे स्टॉक्स आपको पार्टिसिपेट करते हुए दिख रहे हैं, तो वहां पर बढ़िया एक्शन है। एसआरएफ जिसका अभी थोड़ी देर पहले संदीप ग्रोवर नतीजे बता के गए थे 3800 के ऊपर आ गया है, तो वहां पर भी आपको मूवमेंट आते हुए दिख रहा है। 4.5% की तेजी एसआरएफ में भी बनती हुई दिख रही है, तो बढ़िया एक्शन चल रहा है वहां पर। कैडिला, इस पर भी आप इस समय खरीदारी देख रहे हैं। 2.5% की तेजी आपको कैडिला में बनती हुई दिख रही है। डेज हाई पर ये स्टॉक भी ट्रेड कर रहा है। सुमित जी, कैडिला पर कोई ट्रेड लेना चाहेंगे? बाय का ट्रेड लेना चाहेंगे दीपांशु। स्टॉक ब्रेकआउट में है। स्टॉक में लास्ट एक हफ्ते से बाइंग देखने को मिल रही है और अभी जिस तरह का मूव देखने को मिल रहा है, लगता है कि कैडिला यहां से बहुत बड़ी अपसाइड मूव दिखा सकता है। 360-62 के आसपास ट्रेड कर रहा है। यहां से स्टॉक तेजी दिखाना चाहिए, जिसमें ऊपर में 375-380 के लेवल जल्दी ही कैडिला में देखने को मिल सकता है, तो बाय में बने रहना चाहिए। ओके, ये है राय आपके लिए कैडिला हेल्थ केयर पर। आइए अब बसिन साहब कार्यक्रम में शामिल होने वाले हैं और बसिन साहब से हम बात करें उससे पहले कुणाल जी और राकेश जी तैयार हैं और वो देंगे आपको एकदम स्पेशल मतलब कौन सी वाली, जो कल की है आज ही मिलेगी, पिक ऑफ द डे। जी हाँ, उनका फेवरेट पिक ऑफ द डे आ रहा है बिगुल के बाद। बनाए सर। देखिए अनिल जी, पहले तो एक डिस्क्लेमर है, ये स्टॉक मेरी फैमिली के निजी पोर्टफोलियो के अंदर है और मैं शॉर्ट टर्म में इसको बेचने वाला नहीं हूँ। और स्टॉक जो रिकमेंड कर रहे हैं वो है वोडाफोन आइडिया। मच अवेटेड ब्रेकआउट इसके अंदर देखने को मिल रहा है। काफी समय बाद इसने 8 रुपए की एक नेकलाइन को तोड़ा है और आज उस नेकलाइन को तोड़ने के बाद आज डेज हाइस पे बंद हो रहा है। जिस दिन अनिल जी गूगल की न्यूज आई थी उस दिन भी स्टॉक ऊपर जाके नीचे आया था। अब उन स्तरों के ऊपर ट्रेड करके एक डिसाइसिव क्लोजिंग दे रहा है और जिस तरीके का ब्रेकआउट है 10 रुपए को पार करने की तैयारी कर रहा है। ओवर टू कुणाल जी। देखिए बहुत ही बेहतरीन राउंडिंग बॉटम पैटर्न बना है वोडाफोन आइडिया में। ये थोड़ा सा आउट ऑफ द बॉक्स ट्रेड है। आमतौर पर लोग स्टॉक को नहीं खरीदते हैं, लेकिन जिस तरह का स्ट्रक्चर है ब्रेकआउट आता हुआ नजर आ रहा है। यहाँ पर 12 साढ़े 12 के लेवल्स आते हुए दिखेंगे। आइडिया सेल्युलर को इन स्तरों पर बाय करने की हमारी राय है। 8 रुपए के नीचे 7 रुपए 80 पैसे पर एक स्टॉप लॉस रख लें। पहला टारगेट और एकमात्र टारगेट हमारा 10 रुपए 80 पैसे का टारगेट है, तो 10 रुपीज 80 पैसे का टारगेट के लिए आइडिया सेल्युलर बाय करें। और ये पोजिशनल ट्रेड है, ये स्टॉक पिक ऑफ द मंथ हो सकता है जिस तरह का इसमें ब्रेकआउट आज के ट्रेड में आता हुआ दिख रहा है। अच्छा, आपके पोर्टफोलियो में भी है कि नहीं है ये कुणाल जी? अनिल जी देखिए, राकेश जी के आग्रह पर मैंने ये स्टॉक खरीदा है और ये मेरा भी निजी निवेश है इसमें। ये डिस्क्लेमर मेरी ओर से भी है। मुझे तो लगा वोडाफोन मतलब अब अंतर्राष्ट्रीय कंपनी होगी तो आपके पोर्टफोलियो में तो होना ही चाहिए। आपने बंसल जी को दिलाया होगा, लेकिन इस बार उल्टा हुआ है, बंसल जी ने आपको दिलाया है। अच्छा बंसल जी, आपने खरीदा क्यों? ये 5-6 रुपए वाला सस्ता शेयर है, ज़्यादा से ज़्यादा कितना नुकसान होगा? 5 रुपए का ही होगा, 6 रुपए का, इसलिए खरीदा है? नहीं अनिल जी देखिए, इसलिए खरीदा है। ऑनेस्टली स्पीकिंग अनिल जी देखिए, जो भी आदमी मार्केट में काम करता है कुछ ना कुछ गलत शेयर फंस जाते हैं, गलतियां कर करके हम सीखते हैं। तो अनिल जी जो गलतियां थी, एक तो उनको स्विच करा मैंने वोडाफोन आइडिया पर, क्योंकि मुझे ये स्टॉक लगता है 25 रुपए तक जा सकता है। और कुछ अनिल जी फिर फ्रेश भी खरीदा, क्योंकि अनिल जी जो अंडर परफॉर्मेंस है वो लगता नहीं है कि अगले 1.5-2 साल जिस तरीके से सब कुछ चल रहा है कि वो 4 गुना 5 गुना हो पाएंगे। तो इस उम्मीद पर अनिल जी कचरे को भी साफ करा, आउट ऑफ द बॉक्स एक थिंकिंग करके इसको स्विच करा और यही रीजन अनिल जी इसको खरीदने का। चलिए बहुत बढ़िया, आपका निवेश फलदायक हो, बहुत कमाई करें आप। 10 रुपए 80 पैसे बोले ना, जितने आपने बोले, हाँ 10-80, उतने आपके टारगेट जल्दी जल्दी आ जाए, ये हमारी शुभकामनाएं है आपको कुणाल जी, राकेश जी, थैंक यू वेरी मच। आइए बसिन साहब तैयार है, उनके लिए बिगुल। जी सर बताएं सर, कोई अपडेट या सीधे बीटीएसटी कॉल्स? हाँ 2 बीटीएसटी हैं, दोनों बाय हैं, आप कहें तो मैं दे दूं। जी सर प्लीज। दोनों टेक्नोलॉजी शेयर्स है सर। पहला विप्रो है, 213.14 चल रहा है, इसमें 208 का स्टॉप लॉस रखिए, 240 का भाव। पहला विप्रो है सर। ओके, दूसरा है सर 208 का स्टॉप लॉस,
जी जी आप बोलते हैं सर जी। हाँ सर, 208 का स्टॉप लॉस, 240 का टारगेट, और दूसरा माइंट्री है सर, 936-37 चल रहा है, 921 का स्टॉप लॉस, 980 का टारगेट। बहुत टेक्नोलॉजी स्टॉक्स हैव ब्रोकन आउट, तो मुझे लग रहा है टेक्नोलॉजी में जो अंडर पार्टिसिपेशन है वो अब आगे दिखेगी। आई एम वेरी वेरी बुलिश ऑन दीस टू काउंटर सर। चलिए बहुत बढ़िया। तो आईटी शेयरों पर वसीम साहब बुलिश हैं, सेक्टोरल चर्निंग हो रही है, तो अब थोड़ा थोड़ा फोकस दूसरे सेक्टर्स पर जा रहा है। खरीदारी कल के लिए करके जाएं। बीटीएसटी कॉल्स के तौर पर विप्रो खरीदे 213-214 के आसपास, 208 का स्टॉप लॉस, 208, 240, 240 का टारगेट। माइंट्री खरीदे 236-237 में, 921 का स्टॉप लॉस है और 980 का टारगेट। वसीम साहब की तरफ से 2 बेहतरीन पिक्स। शुक्रिया वसीम साहब ये पिक्स देने के लिए। कल सुबह फिर से आपसे होगी मुलाकात, वहाँ पर हम आपसे फिर से और पिक्स लेंगे। लेकिन इस बीच कम से कम ये लग रहा है कि 10,000 के ऊपर बंद होने की तैयारी में है निफ्टी, उसके नीचे बंद होता नहीं दिख रहा है। तो दीप एक बार 3-20 की स्ट्रेटेजी नहीं लेंगे? बिल्कुल अनिल जी, मैं तो इंतजार कर रहा था। बिल्कुल बजाते हैं और जान लेते हैं स्ट्रैटेजी क्या है 3-20 के लिए। अनिल जी, ग्लोबल क्यूज थोड़े और नेगेटिव हुए हैं। अगर आप डाउ फ्यूचर्स देखें 50 अंक और फिसले। जब हमने लास्ट टाइम बात करी थी तो इस समय 140 अंक की गिरावट आपको डाउ फ्यूचर्स पर आती हुई दिखेगी। और यूरोप के बाजार एकदम वैसे ही सर, थोड़ी बिकवाली और हुई है, आधे से 1% नीचे है इस समय। जी तो दीप मेरा ये समझना है कि पहली चीज़ है, निफ्टी की क्लोजिंग तो बुरी नहीं है, 10,000 के ऊपर निफ्टी बंद हो रहा है, ये तो अच्छा ही माना जाएगा, इतना ख़राब नहीं है, हल्की प्रॉफिट बुकिंग है। लेकिन वही है कि बैंक निफ्टी ने कमजोरी के संकेत दिए। 20,500 के नीचे बंद होना बैंक निफ्टी के लिए अच्छा है। आखिरी उम्मीद 20,200 20,250 है, हालांकि उससे ऊपर है। तो 20,200 20,500 के रेंज में जो बैंक निफ्टी बंद हो रहा है वो बैंक निफ्टी को थोड़ा न्यूट्रल टाइप करता हुआ दिख रहा है। तो मेरा ये समझना ये कि अगर आपको ट्रेड लेना है और एक हेज ट्रेड लेना है तो लॉन्ग निफ्टी, शॉर्ट बैंक निफ्टी, और नहीं तो फिर आज कुछ मत करिए। देखिए खरीदने की तो मेरी हिम्मत है नहीं आज की, क्योंकि एक तो ये कि बैंक निफ्टी आपको अच्छे संकेत नहीं दे रहा, डाउ फ्यूचर्स 150 ऊपर है, माफ़ कीजिएगा नीचे है। तो अगर आपको इंडेक्स खरीदना है तो इंडेक्स खरीदने की तो मेरी राय है नहीं। शॉर्ट करना चाहें तो पुट वुट तो बराबर काम कर नहीं रहे हैं बैंक निफ्टी के, तो ऑप्शन भगवान जाने का। अच्छा, बहुत सारे लोग बोले थे कि बैंक निफ्टी के 200-300 रुपये नीचे गिर गया बैंक निफ्टी आपके बोलने के बाद, और ऑप्शन का भाव ऊपर हो गया। मैंने सोचा अच्छा ऑप्शन की स्ट्रेटेजी नहीं तो हमारा उल्टे हो जाता काम। तो लेकिन कम से कम हमने तो मेरा पॉइंट ये है, आज आप आराम से हल्के होके जाइए, देखते कल की कल देखी जाएगी, अभी कुछ नहीं। लेकिन पॉइंट सिंपल है, बैंक निफ्टी हल्की कमजोरी के संकेत दे रहा है, निफ्टी हल्की मजबूती, निफ्टी में मजबूती बरकरार है, कोई दिक्कत की बात नहीं। तो स्टॉक स्पेसिफिक रहें, ज़्यादा बढ़िया है जी। बिल्कुल स्टॉक स्पेसिफिक रहना चाहिए, ज्यादा बेहतर रहेगा। चलिए एक स्टॉक पर कॉल और है श्रीकांत जी की तरफ से, BTSTT की, वो जान लेते हैं क्या है। बताइए श्रीकांत। भारतीय, हाँ वैसे टाइप काफी कम बचा हुआ है, लेकिन भारतीय में काफी अच्छा फॉर्मेशन बना है, और यहाँ से मुझे लगता है कि भारतीय शायद 595 595 के लेवल्स को या 6 के को बहुत ही जल्दी छू सकता है। तो करंट लेवल से भी इसे लॉन्ग करके चले, 573 के करीब अभी ये ट्रेड कर रहा है, और हमें जो स्टॉप लॉस रखना है वो 560 रुपए के करीब का रखना है। तो करंट लेवल से मुझे लगता है शायद ये 600 या शायद उसके बियॉन्ड भी जा सकता है, कि करंट लेवल से भारतीय को बाय करके चले। और टारगेट क्या है श्रीकांत जी? टारगेट्स रहेंगे 600 रुपए के रहेंगे, 600 रुपए के टारगेट्स रहेंगे। और खबर भी आपकी स्क्रीन के नीचे चल रही है, और ये रॉयटर्स के हवाले खबर आ रही है। Amazon भारतीय एयरटेल में स्टेक खरीदारी के प्लान बना रहा है, और $2 बिलियन, $2 अरब का स्टेक बाय हो सकता है Amazon की तरफ से भारतीय एयरटेल में। तो इसलिए भी आप देख रहे हैं कि एक स्पाइक आ रहा है। तो लगातार खबरें आ रही हैं। जियो और उसकी जो ग्लोबल पार्टनरशिप चल रही है वो तो एक अलग बात है, फेसबुक के साथ जियो की पार्टनरशिप हुई है, गूगल और वोडाफोन की खबरें चल रही हैं बाजार में। हालांकि वोडाफोन ने इस खबर को डिनाई किया है, वोडाफोन आइडिया ने। और अब खबर आ रही है रॉयटर्स की तरफ से कि
$2 बिलियन वर्थ स्टेक अमेजॉन भारतीय एयरटेल में खरीद सकता है। तो टेलीकॉम स्टॉक्स में डील मेकिंग चल रही है और इसके लिए आप देख रहे हैं कि एक स्पाइक आया है और जैसी ये खबर आई है स्पाइक भी आते हुए दिख रहा है और श्रीकांत जी की तरफ से कॉल भी आई है। तो भारतीय एयरटेल पर नजर रखिए, काफी एक्शन चल रहा है ऑलरेडी इस स्टॉक में और अब अमेजॉन हिस्सा खरीदारी की बात भी कर रहा है। जैन साहब कैसे देखें, कुछ और डील मोमेंटम और एक और बड़ा नाम एसोसिएट होता हुआ दिख रहा है टेलीकॉम स्पेस से सर? मेरे से सवाल ये जी जैन साहब आपसे है। या बिल्कुल, आई वाज एक्चुअली वेरी एक्साइटेड और मैं तो ये मैंने भी इतनी एग्रेसिवली कभी भी भारती पे पहले कॉल नहीं दिया था और हमेशा काफी दिनों से हम लोग पुट राइटिंग करवा रहे हैं भारती में, क्योंकि बहुत बढ़िया 540 और जिस दिन ये एक नेगेटिव न्यूज थी कि हुआ था तो उस दिन भी नीचे के 560 के पुट्स बिकवाए हैं और मुझे लगता है और अभी भी मेरे को याद है कि 2-3 दिनों से काफी बार लोगों ने भारतीय एयरटेल में हमारे एनालिस्ट काफी लोगों ने रेकमेंड किया और मैं ये कहूंगा कि ये बहुत ही एक्सपेक्टेड लाइन कोई जरूर से आएगा ही आएगा। जिस तरीके से बाकी सारी कंपनियों में भी आ रहा, भारतीय अभी अछूता था तो मुझे लग रहा है कि आएगा और भारतीय जो एयरटेल अफ्रीका है वहां पे भी बहुत जबरदस्त तेजी में है। तो मुझे लग रहा है कि भारतीय विल डू वेरी वेल, आराम से ये 600 के टारगेट्स तो यूं ही अचीव कर लेगा और मुझे ये लगता है कि जो अभी आरपू अच्छा बढ़ेगा क्योंकि इंडिया में इंटरनल कंपटीशन की वजह से आरपू काफी नीचे है, बट मुझे लगता है कहीं ना कहीं अभी आरपू ओवरऑल बढ़ेंगे। डेटा वैसे ही मोस्ट कंज्यूम्ड आइटम और इंडिया का डेटा का कॉस्ट है वो वन ऑफ द वर्ल्ड की लोएस्ट है, तो मुझे लगता है कि इस चीज के फ्रंट पे बेनिफिट मिलेगा। सो ऑल दीज बिग कंपनीज आर काफी बुलिश, तो मुझे लगता है कि बड़ी तेजी बनेगी, भारतीय में बिल्कुल लेके काम करना चाहिए। ये है आपके लिए भारतीय एयरटेल पर आए और भारतीय एयरटेल पर हमारे लगभग सारे एक्सपर्ट्स ने रिकमेंड किया। लास्ट सचिन जी ने और मेरे ख्याल से आशु जी दोनों ने रिकमेंड किया था, वहाँ पर खरीदारी करने की राय दी थी। डे हाई पर बंद होता हुआ दिख रहा है भारतीय एयरटेल, ये आपके सामने साफ दिख रहा है। ये बहुत ही बढ़िया खबर और इस खबर के दम पर है और इस बीच आइडिया वो 10% का ऊपरी सर जो कुणाल जी राकेश जी कह रहे थे कि खरीदी अभी सही वक्त पर खरीद ली, पिक ऑफ द डे दे दिया, काम हो गया उनका। अच्छा घंटी बज चुकी है, लेकिन आप सब लोगों से मेरा निवेदन है कोई जाए ना और आप सब लोग जो मार्केट के हमारे व्यूअर्स हैं वो भी थोड़ा रुके। मैं ये जो कुछ भी टेक्निकल प्रॉब्लम्स जो आ रही हैं जिसकी वजह से ट्रेडर्स को नुकसान हो रहा है उस पर मैं कुछ चर्चा करना चाहता हूँ। हमारे एक्सपर्ट से मैं उनसे सजेशन लेना चाहता हूँ कि इस तरह की सिचुएशन अगली बार कभी भगवान न करे हो, और अगर हो तो आपको हमें क्या करना चाहिए, ये चीज़ समझना बहुत ज़रूरी है। तो ये उसके लिए क्या सिस्टम बनाना चाहिए जिससे कि लोगों को दिक्कत ना हो। तो आप एक बार दीप जल्दी से मार्केट की क्लोजिंग बता दें और उसके बाद मैं बता देता हूँ शाम का आयोजन और फिर उसके बाद हम ये करेंगे चर्चा। जी बिल्कुल, मार्केट क्लोजिंग देखें सर तो 10,030 यानी कि 10,000 के ऊपर ही क्लोजिंग हुई है। प्रोविजनल क्लोजिंग लेवल्स हैं, अभी थोड़ी देर में सेटल हो जाएंगे। गेनर्स में आज आईटी स्टॉक्स में आपने अच्छा पार्टिसिपेशन वापस आते हुए देखा है, तो वहां पर नजर रखिए। पर भारतीय एयरटेल ऑफकोर्स आखिरी कुछ मिनटों में स्पाइक आया 5%। वेदांता के लिए अच्छा दिन रहा 7.5%। टेक महिंद्रा, HCL टेक्नोलॉजीज, TCS इन सभी पर गेन्स थी। रिलायंस इंडस्ट्रीज 2% गेन के साथ खत्म हो रहा है, तो डाउनसाइड सपोर्ट बाजार को दिया है इसने। सन फार्मा के लिए अच्छा दिन रहा, सिप्ला में भी आपने खरीदारी देखी और ITC भी एक वेल परफॉर्मिंग स्टॉक रहा। दूसरी तरफ देखें एशियन पेंट 4.5% नीचे, बजाज फाइनेंस, HDFC, इंडसइंड, कोटक, एक्सिस। बैंक्स और फाइनेंशियल्स में जो बिकवाली आई है वहां पर आपने दबाव जरूर देखा है और L&T कल नतीजों से पहले थोड़ा सा दबाव में आपको आते हुए दिखा है। और सिमिलर ही स्टोरी ऐसी आपने देखी है जहां तक वायदा कारोबार का भी आज सवाल है, तो वहां पर भी अगर आप नजर डालें तो मैक्स फाइनेंशियल पर अच्छी गेन्स आ रही थी। आपने देखा कि औरो फार्मा अपने नए हाई पर था। इंडिगो में 8.5% की तेजी आई। JSPL पर अच्छी गेंद थी। PVR में अच्छी खरीदारी आई। नतीजों से पहले SRF काफी एक्टिव आपको होता हुआ दिखा। माइंट्री, विप्रो पर भी मूव्स अच्छे थे। पर दूसरी तरफ अगर आप देखें तो चोला इन्वेस्टमेंट, बंधन बैंक, RBL, उज्जीवन, पीरामल एक बार फिर से सारी के सारे मिड कैप NBFCs और ट्रेडर फेवरेट्स रहे, दोनों तरफ के ट्रेड्स यहाँ पे मिलते हैं। इसके अलावा गोदरेज प्रॉपर्टीज में मुनाफा वसूली थी। इंडसइंड बैंक, महिंद्रा एंड महिंद्रा फाइनेंस पर मुनाफा वसूली थी। अपोलो टायर्स, साथ ही अगर आप नजर डालें फेडरल बैंक, BHEL, बर्जर पेंट्स और पेज इंडस्ट्रीज में भी आपको कट्स आते देखे। तो अनिल जी, बैंक्स और फाइनेंशियल्स प्रेशर में थे पर आज IT का पार्टिसिपेशन अच्छा रहा है सर।
हाँ, कहीं न कहीं इंडेक्स इसीलिए बच गया। यही वजह कि आप देखेंगे तो बैंक निफ्टी आपको 560 अंक नीचे दिख रहा है और निफ्टी 10,000 के ऊपर बंद होता हुआ दिख रहा है। तो दो अलग-अलग मार्केट हैं। आप जिस मार्केट की तरफ देखेंगे आपको उस तरह की फीलिंग आएगी। अगर आप बैंक निफ्टी और फाइनेंशियल्स देखेंगे तो आपको अच्छी फीलिंग आएगी नहीं, और बाकी ब्रॉडर मार्केट में खरीदारी का माहौल बरकरार है। आइए मैं हमारे सभी एक्सपर्ट से राय लूँगा कि टेक्निकल ग्लिचेस के मामले में क्या कुछ होना चाहिए, क्या सिस्टम होना चाहिए, क्या प्रोसेस होनी चाहिए, और अगली बार अगर ऐसा हो तो ट्रेडर्स को किस तरह से मदद मिल सके, इस पर हम चर्चा करेंगे। मैं आज सबके व्यू लेने वाला हूँ, लेकिन उससे पहले शाम को 6 बजे के प्रोग्राम के बारे में आपको बता दे रहा। आज हम कोरोना पर एक बड़ा इंटरेस्टिंग प्रोग्राम करने जा रहे हैं। अनलॉक 1 से जहाँ ढेर सारी ऐसी एक्टिविटीज़ हैं जिन पर जो बैन था, पाबंदियाँ थी, वो अब धीमे धीमे खुल रही हैं। लेकिन इसके साथ ही कोरोना के मामले भी बड़ी तेज़ी से बढ़ रहे हैं। आज अकेले 9,000 मामले एक साथ जब सामने आए तो हड़कंप मच गया। तो अब ऐसे में सावधानी जरूरी है, सतर्कता जरूरी है, और आपके दिमाग और शरीर में इम्यूनिटी लेवल ये मजबूत होना ज़रूरी है। तो अच्छी इम्यूनिटी यानी कि रोग प्रतिरोधक क्षमता ये आपको बचा सकती है कोरोना से। कई बार ऐसा कि जिनकी इम्यूनिटी लेवल अच्छी, उनको कोरोना आया निकल गया पता ही नहीं चला, ऐसे भी हो रहे हैं बहुत सारे केस। तो ऐसे में अगर आपका शरीर मजबूत है तो ये बहुत बढ़िया होगा। तो ऐसे में आप कैसे अपनी इम्यूनिटी बढ़ा सकते हैं, इसके लिए आयुष मंत्रालय ने एडवाइजरी जारी की है। उसमें योग भी है, कुछ अच्छे घरेलू नुस्खे हैं जो आपको लॉकडाउन में बाहर निकले बगैर ही आप उसको घर पे बैठ कर भी आजमा सकते हैं, और अच्छा रिस्क फ्री है, कोई साइड इफ़ेक्ट्स है नहीं। तो आज ये उपाय हम आपको बताने वाले हैं कि घरेलू नुस्खे और योग, इन दोनों के कॉम्बिनेशन से आप किन किन बीमारियों से बच सकते हैं, इम्यूनिटी कैसे स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं, और अगर कोरोना आ भी जाए तो उसका मुकाबला कैसे कर सकते, भगवान ना करेगा आए, अगर आ जाए तो कैसे मुकाबला करें। इस पर होगा हमारा शाम का 6 बजे का खास शो, आपकी खबर आपका फ़ायदा। इम्यूनिटी के अचूक मंत्र देखना सुनना ना भूलें, और उस पर अमल करना ना। खाली देखने से कुछ नहीं है भाई। देखिए, अच्छी अच्छी शो देखने से हो जाता तो फिर क्या कहूँ, ऐसे ही शो देखने से अगर पैसे बन जाते, ट्रेड करने से बनते हैं, इन्वेस्ट करने से बनते हैं, उसी तरह से इम्यूनिटी वाला शो देखने से हेल्थ मजबूत नहीं होती। उसके लिए आपको खुद को इलाज करना पड़ता है, कुछ ना कुछ मेहनत करनी पड़ती है। आइए, अब हमारे सारे एक्सपर्ट्स हमारे साथ हैं, तो मैं आप लोगों से ये पूछना चाहता हूँ कि भाई ये जब भी एक्सचेंजेस में कहीं कोई टेक्निकल प्रॉब्लम होती है, और उस टेक्निकल प्रॉब्लम में रिटेल इन्वेस्टर परेशान होता है, ब्रोकर परेशान होते हैं। ब्रोकर तो दोनों तरफ से गए, इधर एक्सचेंज तो आपको पैसे देगा नहीं, सुनेगा नहीं, इधर आपके इन्वेस्टर्स, आपके ट्रेडर, आपके क्लाइंट वो सुनेंगे नहीं, तो आप तो बन गए सैंडविच, ठीक है ना। और कितने लोग हैं, इनमें सबसे बढ़िया सैंडविच जो मुझे दिख रहे हैं वो जैन साहब दिख रहे हैं। तो जैन साहब जैसे लोग जो इधर दोनों तरफ से हैंडल करना है तो जैन साहब क्या ऐसा SOP बनाना चाहिए कि ऐसा सिस्टम बने कि सबको पता हो कि अगली बार अगर इस तरह की कोई दिक्कत आएगी तो इस दिक्कत का समाधान ऐसे होता है, कौन से केसेस में नुकसान जैन साहब को भरना है, कौन से केसेस में नुकसान उनके क्लाइंट को भरना है, और कौन से केसेस में अगर मान जाए तो एक्सचेंज को भरना है, ये बताइए। नहीं, ब्रोकर बेचारा तो नुकसान भरने के कोई पॉसिबिलिटी में ही नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी इतने थिन वेफर थिन ब्रोकरेज पे करते हैं काम, और जिस तरीके का कंपटीशन है तो मुझे नहीं लगता कि, और प्लस क्लाइंट्स भी देखिए बेचारे जो फंसे हैं। इनफैक्ट कई एल्गोस चलते हैं, कई पोजीशंस लेके जाते हैं, बड़ी बड़ी पोजीशंस वालों को बहुत प्रॉब्लम हुई है आज। तो इस पे जो पास्ट में भी हुआ, ऐसा नहीं कि एक्सचेंजेस बंद नहीं हुए हैं या टेक्निकल ग्लिचेस पहली बार आई हो जिंदगी में, बट आज जो मुझे जो सबसे बड़ी जो डिफरेंस दिखी वो था डिनायल मोड ऑफ द एक्सचेंज। आई डोंट नो हाउ कम, जनरली होती है, ठीक है, उसको फिक्स करते हैं प्रॉब्लम को, 1.5 घंटा 1 घंटा 2 घंटा आप हॉल्ट कर दीजिए ट्रेडिंग को। और आज कटान था, आज थर्सडे बहुत क्रूशियल डे है, और आज पूरे दिन में इतना जबरदस्त वॉल्यूम्स होता है, तो जो वॉल्यूम का लॉस है, ब्रोकरेज का लॉस है, उससे ज्यादा जो क्लाइंट्स का जो लॉस है, मुझे उसकी ज्यादा परवाह है, जैसा कि आपने ऑलरेडी कहा। तो इसमें एक्सटेंशन ट्रेडिंग आवर्स हो सकता था कि प्रॉब्लम को एक बार बंद करके फिक्स करें। मैंने सुना कि जहां पे 20 टिक वाले जो डेप्थ वाले जो है वहां पे चल रहा था, इवन नाउ पे भी प्रॉब्लम थी, जो कि एक्सचेंज का डायरेक्ट सॉफ्टवेयर है, ओडीन जो चला रहे थे उनके प्रॉब्लम थी। सो ओवरऑल काफी प्रॉब्लमेटिक दिन गया, और आज एकदम भी ट्रेडिंग और काम नहीं हुआ। और जब बैंक निफ्टी में नहीं होता तो बैंक निफ्टी 40% कंपोनेंट है निफ्टी का, तो बहुत बड़ा। और जो आप SOP की बात कर रहे हैं, सर्टेनली ये सारी चीजें इनके रूल बुक्स में और जो बिजनेस रूल्स होते हैं उनमें कई चीजें लिखी भी रहती हैं,
और शायद सेबी से परमिशन लेके ये लोग एक्सचेंज की टाइमिंग्स बढ़ा सकते हैं, और कई बार एक एक्सचेंज में प्रॉब्लम आती है तो दूसरा एक्सचेंज को भी बंद करना पड़ता है, दोनों एक साथ बंद होते हैं। ये सारी चीजें हुई है पास्ट में, ऐसा नहीं कि एनएसई में पहली बार प्रॉब्लम हुई है, बट आई डोंट नो व्हाट हैपेंड टुडे और क्यों ऐसा हुआ। पूरी इंडिया जब बोल रही है तो देखिए क्या करते हैं। बाकी एक्सचेंजेस और रेगुलेटर्स ज्यादा समझते हैं, हो सकता है कि उनको प्रॉब्लम उतनी बड़ी नहीं लगी हो इसलिए वो लोग ने सुनवाई नहीं की हो, बट सर्टेनली हमारे लेवल पे जो हम लोग ग्राउंड लेवल पे अगर हैं और हमें बहुत बड़ी प्रॉब्लम हुई है, आज सारे ब्रोकर्स काफी परेशान हुए हैं और क्लाइंट सारे बहुत परेशान हुए हैं और काफी फोन आज इसी चीज के आ रहे हैं। ओके वागले साहब, आपका भी लंबा अनुभव है ब्रोकरेजेज में काम करने का भी और अदरवाइज भी ट्रेडिंग के लिहाज से, क्या सोल्यूशन होना चाहिए इस तरह की प्रॉब्लम्स का? अनिल जी, मैं जैन साहब से टोटली एग्री करता हूँ। ब्रोकरेजेस इतने कम हुए हैं तो ऐसा कोई मतलब यू कांट ब्लेम द ब्रोकर एट ऑल। ब्रोकर दोनों तरफ से पिसता है, एक तरफ से क्लाइंट, दूसरी तरफ से एक्सचेंज, तो वो कुछ कर नहीं सकते। सॉल्यूशन एक ही है कि आपको ट्रेड रोक के वो सल्टा देने का ये देना होगा, बट कभी कभार ये भी नहीं होता है, तो ये कहना थोड़ा आसान है, प्रैक्टिकली करना मुश्किल है, ये मैं भी समझता हूँ, लेकिन सॉल्यूशन वही है। कुणाल जी, आपके हिसाब से क्या करना चाहिए? जी देखिए, मैं ये कहना चाहता हूँ कि जिस तरह सिस्टम्स बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होते जा रहे हैं, देखिए जैसे अभी जैन साहब ने कहा कि बहुत बड़ा ट्रेडिंग का वॉल्यूम अब एल्गो के ज़रिए हो रहा है और इसकी जो क्वांटिटी है अनिल जी आने वाले वक्त में बढ़ती ही जाएगी। तो एल्गो में क्या है कि अगर 1 मिनट के लिए भी सिस्टम में डिले होता है तो बहुत मिसफायरिंग होती है ट्रेड की और वो अपने आप में एक बहुत बड़ी समस्या पैदा करता है। तो अनिल जी, क्योंकि एल्गो के जरिए ट्रेड ज़्यादा हो रहे हैं, हमें अपने सिस्टम्स को और मजबूत करना पड़ेगा और इस तरह की परिस्थितियां हमेशा आती रहेंगी, क्योंकि देखिए टेक्निकल ग्लिच तो यूएस मार्केट्स में भी आते हैं, तो ऐसा नहीं कि आप इसको रूल आउट कर सकते हैं, पूरी तरह खत्म कर सकते हैं। तो टेक्निकल ग्लिच जब आए तब करना क्या है, इसके लिए एक साफ रणनीति होनी चाहिए जो कि सारे ट्रेडर्स को पता होनी चाहिए। मिसाल के तौर पर जैसे आज एक समस्या आई तो तुरंत सुओ मोटो एक्शन लिया जाना चाहिए था। इतना वेट करके कि जब सब कंप्लेंट करेंगे, हाहाकार होगी, चैनल्स पर चलेगा, तब जाके एक्सचेंज कोई अपना रुख देगा, उसके बजाय अगर एक्सचेंज ने तुरंत फैसले लिए होते तो मुझे लगता है कि ज़्यादा बेहतर रहता। बिल्कुल ठीक बात है। तो कोई ना कोई एक सिस्टम ऐसा होना चाहिए जिसमें सबको पता रहे कि अगली बार ये प्रॉब्लम होगी तो इसका सोल्यूशन इस तरह से होता है। सुमित जी, आपके भी लाखों क्लाइंट है पूरे देश भर में, आपको भी समस्याएं तो आई होगी, क्लाइंट्स ने कंप्लेन की होगी, क्या करना चाहिए ऐसी सिचुएशन में? जी अनिल जी, बहुत प्रॉब्लम आई है। इनफैक्ट मैं लाइव शो में बैठा था तब मुझे लोगों के मैसेजेस और फोन कॉल बज रहे थे और हमारा आरएमएस डिपार्टमेंट भी आज पूरा डिस्टर्ब हुआ है इसकी वजह से, क्योंकि ये प्रॉब्लम तो आई है और सुबह से फेस हुआ है। अब अनिल जी, सबसे पहले तो ये बड़ी बात है कि मिस्टेक तो एक्सेप्ट करे, तब कुछ समझ में आएगा कि प्रॉब्लम कहाँ थी। अभी वो यही नहीं बता पा रहे, यही नहीं पता चला कि ये ग्लिच हुआ क्यों और ये ग्लिच आया कैसे। जब तक ये नहीं पता चलेगा इसका सोल्यूशन निकालना बहुत डिफिकल्ट है। एक बार ये पता चले क्या है तो एक्सचेंज को इसका सॉल्यूशन सॉफ्टवेयर से रिलेटेड ही निकालना पड़ेगा, उनको समझना पड़ेगा कि प्रॉब्लम कहाँ आई है। और सबसे बड़ी बात, लाइव मार्केट में आके एक बार बोलना जरूर चाहिए, क्योंकि ब्रोकर्स पागलों की तरह परेशान हो रहे हैं। यहाँ क्लाइंट को जवाब नहीं दे पा रहे, वहां ऊपर से जवाब नहीं मिल पा रहा, करे तो करे क्या। और इसके अंदर प्राइसेस फ्लक्चुएशंस भी बहुत हो रहे हैं और सबसे बड़ी बात एक्सपायरी का दिन होता है, तो सिस्टम को बहुत स्ट्रॉन्ग फुल प्रूफ बनाना पड़ेगा और इस तरह के मिस्टेक्स एक्सेप्ट नहीं कर सकते। जहां पूरी दुनिया लॉकडाउन में है, शेयर मार्केट काम कर रहा है और यहाँ पे अगर हम ऐसा मिस्टेक्स फेस करते हैं तो ये बड़ी प्रॉब्लम है। इसका सोल्यूशन तो चाहिए अनिल जी बहुत जल्दी। आप तो रीजन पूछ रहे हो कि क्यों आई है, क्या इसका कैसे आई हो, आप क्यों का तो बहुत दूर हो गया है सुमित जी। अभी तक तो ये तो एक्सेप्ट करेंगे प्रॉब्लम हुई है, अभी तक तो यही एक्सेप्ट नहीं हुआ कि प्रॉब्लम है, तो रीजन तो कहाँ से बताएंगे। तो बंसल जी, ये यार ये कब तक कैसे चलेगा, इसका मतलब कोई मतलब हमें इसी तरह से जिंदगी जीनी है, इसका कोई सोल्यूशन भी मिलेगा कभी? देखिए अनिल जी, इसका एक ही सॉल्यूशन है। देखिए सबसे बड़ी दिक्कत क्या है अनिल जी, देखिए टेक्निकल ग्लिचेस तो आते हैं, आते रहेंगे, बट जो एनएससी का डिनायल मोड है अनिल जी वो गलत है। और सबसे बड़ी दिक्कत क्या है, जो एनएससी में ऊपर बैठे हैं वो अपने आप को अनिल जी आईएएस ऑफिसर बाबू समझते हैं अनिल जी, और वो ठीक से पेश नहीं आते हैं। ये अनिल जी गलत है। देखिए आपका भी एक्सपीरियंस रहा होगा बीइंग अ सीए, इनकम टैक्स में आप आईआरएस ऑफिसर से मिले होंगे, एमसीडी में हम जाते हैं, वहां पे भी सब ब्यूरोक्रेट्स होते हैं, पुलिस में जाते हैं अनिल जी, कोई तकलीफ होती है तो वो सुनते हैं, एनएससी सुनता नहीं है। सब लोग बोल रहे हैं दिक्कत है, ये डिनायल मोड क्यों है। और अनिल जी, ये डिनायल मोड आज का नहीं है, हमेशा का ही है। ये आज कोरोना है, नहीं तो मैं आपको बोलता है मुहिम छेड़े, दिल्ली वाले जितने दिल्ली में ट्रेडर हैं
सब जंतर मंतर पहुंच के एक प्रदर्शन करे तभी एनएसई जागेगा। ओके नहीं चलिए, इसमें बात वही है कि कम्युनिकेशन होना चाहिए। सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ तो ये है कि अगर कोई चीज़ ऊपर नीचे चल रही तो आप अगर सिंपल चीज़ें अगर ब्रोकर को ये कम्युनिकेट भी हो जाए, आपकी ट्रेडिंग स्क्रीन पर भी आ जाए कि हाँ ये समस्या है, तो कम से कम ब्रोकर अपने क्लाइंट को दिखा सकता है। पॉइंट नंबर 1, ये फर्स्ट लेवल ऑफ कम्युनिकेशन तो ये होना चाहिए कि हाँ भाई स्लो चल रहा है, कम चल रहा है, ज़्यादा चल रहा है, ये यहाँ इश्यू है। मान लेने से कौन सा, अभी तक तो एनएसई लिस्ट भी नहीं हुआ है, कौन सा अगर मान लेंगे कि टेक्निकल ग्लिच है तो स्टॉक 5% गिर जाएगा वैसा तो होने से रहा। तो पॉइंट सिंपल है, पहली चीज़ तो अगर कम्युनिकेट कर दे तो ब्रोकर और क्लाइंट थोड़े आराम में आ जाएं। अब लेकिन आज तो इन्होंने साफ ही काम, हमारे को तो फ़ोन पे हमने जब पूछा तो मना कर दिया कि भाई हमारे यहाँ तो कोई समस्या है नहीं। अब इतने बड़े ऑफिशियल बोले समस्या नहीं तो हम कैसे बोल रहे भाई क्या है ही है। अब हम सबकी बात रख रहे हैं। पहली चीज़ तो ये कि अगर है तो कम से कम कम्युनिकेट कर दे कि भाई ये समस्या है, ताकि लोगों को पता चल जाए। दूसरी बात, अगर ये इस तरह की समस्या कभी भी आती है तो उसका नुकसान कौन भरेगा, ये भी फाइनल एक बार वापस बता दें। रूल्स रेगुलेशन जैन साहब ने पढ़े होंगे, बाकी लोगों ने पढ़े होंगे, उनसे हमारा मतलब नहीं। एक बार फिर से बता दो भाई कि अगली बार भी प्रॉब्लम आएगी तो हे रिटेल इन्वेस्टर, तू दुनिया में इसीलिए आया है कि तू नुकसान भरे। अगली बार भी जब धरती पर ऐसा काम होगा, कोई टेक्निकल ग्लिच आएगी तो तुझे ही नुकसान भरना है। यही गीता सार है। तो फिर ठीक है, इन्वेस्टर को पता है भाई, फिर आप ट्रेड करते हो तो आप ये सोच समझ के करो कि आपको नुकसान भरना पड़ेगा, और क्या कर सकता है, कोई सुनने वाला नहीं है तो क्या है। तो पॉइंट नंबर 2 सिंपल है कि अगली बार इस तरह की सिचुएशन आती है तो उसका सोल्यूशन क्या है। नुकसान इन्वेस्टर ही भरेगा, नुकसान ब्रोकर भरेगा, या नुकसान एक्सचेंज भरेगा। ये सब चीज़ें क्लियर होनी चाहिए, बहुत ज़रूरी होनी चाहिए। अगर ब्रोकर पे, इन्वेस्टर पे कोई भी कानून कायदे नहीं मानने की पेनल्टी लगती है तो ये रूल रेगुलेटर्स पे भी लागू होना चाहिए, सब पे होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। तो बस इसका एक एसओपी बनना चाहिए, सिस्टम ऑफ और प्रोसेस बननी चाहिए कि किस तरह से क्या चीज़ लागू की जाएगी, और वो कर दी जाए तो ठीक है। ये ठीक है बंसल जी, इसमें आप सेटिस्फाइड हैं या मोर्चे ले जाना आपको जंतर मंतर? नहीं बिल्कुल नहीं अनिल जी, बिल्कुल सेटिस्फाइड है। रूल्स पूरे क्लियर होने चाहिए। अनिल जी, अगर आज जैसे एनएसई बोल देता कि दिक्कत है तो ब्रोकर अपने क्लाइंट को बोलता कि दिक्कत है, तो क्लाइंट भी सचेत होकर ट्रेड नहीं करता। अनिल जी, सब इधर उधर देख रहे हैं और एनएसई का डिनायल मोड था। बिल्कुल आपने सही बोला कि क्लैरिफाई हो जाना चाहिए, और गीता सर भी आपने अच्छा बोला कि क्लाइंट को भी समझ में आना चाहिए कि देखिए एक्सचेंज तो भुगतेगा नहीं, भुगतना क्लाइंट को है। तो जैसे हमारे मित्र संदीप जैन जी जैसे जितने भी ब्रोकर मित्र हैं वो भी सेफ फील करेंगे। एब्सोल्युटली। तो चलिए उम्मीद करें आगे ना आए ये दिक्कत है, लेकिन टेक्नोलॉजी है, कभी भी किसी भी तरह की समस्याएं होती है। पहली और आखिरी बार नहीं हुई है, और हमारे मार्केट में नहीं हुई है, हमसे ज़्यादा तो बाहर हुई है। ऐसा नहीं कि हमारे एक्सचेंज में ही कोई समस्या है, दुनिया भर के एक्सचेंज में, अमेरिका जैसों में तो बड़ी बड़ी हुई है। तो ऐसा नहीं कि भाई दिक्कतें नहीं होगी, आगे भी होंगी, लेकिन एक सिस्टम प्रोसेस बन जाए तो सबको पता रहे, और एक कम्युनिकेशन ट्रांसपेरेंटली सबका होना चाहिए ताकि लोगों को दिक्कतें कम। बस आप अवॉइड तो नहीं कर सकते, बस ये है कि उसका नुकसान कम से कम कैसे हो वो आप ज़रूर कर सकते। तो इमीडिएटली अगर बता दें तो लोगों का नुकसान शायद कम, और लोगों को समझ में आ जाए। सुबह 9-10 बजे उन्हें पता चल जाए कि पता नहीं ऑप्शन ट्रेड नहीं हो रहे हैं, या अगर मैंने कोई ऑप्शन में ट्रेड किया तो सामने फ्यूचर से उसकी पोजीशन कम ज़्यादा कर लूँ, क्या कर लूँ क्या नहीं कर लूँ, तरीके निकाले जा सकते हैं। उम्मीद करें आप, मैं, इन्वेस्टर, एक्सचेंज, ब्रोकर सब इस एपिसोड से कुछ और सीखेंगे, अपना ज्ञान बढ़ाने की कोशिश करेंगे और उसे अपनी ज़िंदगी में लागू करने की कोशिश करेंगे। शुक्रिया आप सबका वक्त निकालने के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। मुझे और दीप को दीजिए इजाज़त।